इस बीच दूसरी तरफ किलर इंस्ट्रक्टर को ऊपर से एक मिशन सौंपा गया था। हालांकि उसे स्पष्ट नहीं था कि यह कार्य उन्हें क्यों दिया गया था, उसने आशा की कि सभी अगले दिन अच्छा प्रदर्शन करेंगे। वे एक नाव से एक छोटे से द्वीप पर गए। वहां पहुंचने पर डाको ह्यंग और डाको जे हैरान रह गए, क्योंकि उनका मिशन स्वयंसेवक बनना निकला। दोनों ने तुरंत जमीन पर टैंट्रम्स करना शुरू कर दिया। उन्होंने हत्या या जासूसी के कार्य की उम्मीद की थी, न कि इस तरह के बचकाने काम की, जिसे स्वीकार करना उनके लिए कठिन था। अचानक एक कोमल और खूबसूरत लड़की आई। उसने शोर सुना था। वह द्वीप के स्कूल की एक शिक्षिका थी, जिसका नाम ये जिन था। दोनों भाइयों ने एक नजर डाली और अगले ही सेकंड में दोनों ने तुरंत अपने काम के कपड़े पहन लिए और बेहद मेहनत करने लगे। लियोना को संदेह था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि शिक्षिका ने उन्हें इतनी दूर क्यों भेजा। यह सियोल से 500 किलोमीटर दूर था और किलर इंस्ट्रक्टर ने बार बार उन्हें परेशानी न पैदा करने और अपनी असली पहचान न उजागर करने की सलाह दी थी। पिएत्रो चुप था लेकिन अपने विचारों में खोया हुआ लग रहा था। तभी दो गुंडे आए, यह कहते हुए कि स्कूल पर सुरक्षा शुल्क बकाया है। स्कूल के सुरक्षा अंकल ने जल्दी से स्थिति को संभालने की कोशिश की। आप जानते हैं, यह स्कूल मुश्किल से कोई लाभ कमाता है। इतना गरीब है कि बिजली के बिल भी मुश्किल से चुका पाता है। भाई, कृपया इसे अभी के लिए स्वीकार करें। यह कहने के बाद उसने आलू से भरा एक टोकरा उन्हें दे दिया। गुंडों ने अपमानजनक तरीके से सुरक्षा अंकल को जमीन पर गिरा दिया और शिक्षिका ये जिन ने उन पर गुस्से से घूरा, क्या तुम नहीं देख सकते कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है? हम तो बस दान पर ही जीवित हैं। गुंडों में से एक करीब आया और हंसते हुए कहा, शिक्षिका, आपके रूप से पैसे कमाना तो आसान होगा। अचानक डाको यंग ने शिक्षिका ये जिन के सामने सख्ती से कदम रखा। हालांकि अंत में वह और डाको जे दोनों भाई बुरी तरह पीटे गए, यहां तक कि सुरक्षा अंकल भी चोटों से भरा हुआ था। सभी बुरी तरह से घायल थे, लेकिन पिएत्रो इससे आश्वस्त महसूस कर रहा था। पार्क संगदों के साथ उनकी पहली मुलाकात की लड़ाई की तुलना में दोनों भाइयों ने वास्तव में बहुत प्रगति की थी। पिएत्रो ने समझा कि एक सच्चे मजबूत व्यक्ति को केवल शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक धैर्यपूर्ण दिल भी चाहिए और दिखावा न करने का स्वभाव। मैं आज भाइयों के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट था। शानदार तारों भरे आसमान के नीचे सितारे चमक रहे थे। सब कुछ बेहद शांत लग रहा था। खूबसूरत दृश्य का सामना करते हुए लियोना चिंतित महसूस कर रही थी। उसने अपने भाई को दिए गए किम सोंग गू की दवा के बारे में सोचा और इस महान उपकार के लिए खुद को अयोग्य महसूस किया। फिर भी उसने कभी औपचारिक रूप से उसका धन्यवाद नहीं किया। जब वह विचारों में खोई हुई थी, पिएत्रो पहले से ही उसके पीछे खड़ा था। उसे चौंका दिया। सिर्फ वे दोनों थे, उसे धन्यवाद देने का एक अच्छा अवसर। अचानक पिएत्रो ने पहले बोलते हुए उसे धन्यवाद दिया। उसने समझाया कि उस समय ऑनर अस्पताल में उसे मजबूर किया जाना था, अस्पताल की घड़ी के टॉवर के नीचे जाने के लिए, लेकिन लियोना ने जानबूझकर उसे पार्क में बाहर की घड़ी के टॉवर की ओर निर्देशित किया। हालांकि उसे पता था कि झूठ बोलना उसकी जान ले सकता है, उसने फिर भी दृढ़ता से यह छिपाया कि किम सोंग गू ने ऑक्टोपस को मार डाला था। उस दिन वह डरते हुए और रोते हुए भी उसने किम सोंग गू की रक्षा के लिए अपने भीतर से साहस जुटाया था। यूना भी भ्रमित थी और पूछी, आप अस्पताल में बिल्कुल भी क्यों नहीं डरे? मैंने कई हत्यारों को देखा है, लेकिन मैंने कभी किसी को आपके जैसा मजबूत नहीं देखा। आपने नाथानियल को भी हराया और आपकी क्षमताओं के साथ सिर्फ एक पागल हत्यारा होना समझ में नहीं आता। पिएत्रो ने ज्यादा नहीं समझाया, केवल इतना कहा, जब समय सही होगा मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। यूना ने अंततः अपना साहस जुटाया और जोर से कहा, धन्यवाद। पिएत्रो ने प्रशंसा से मुस्कुराया और कहा, दोनों भाई और तुम बहुत बड़े हो गए हो। अगर ऐसा है तो उस व्यक्ति से मिलने का समय आ गया है। पिएत्रो अकेले अकादमिक भवन की ओर गया, जहां सुरक्षा कक्ष अभी भी जल रहा था। अंकल हमेशा की तरह अंदर थे और अपने मजेदार चुटकुले सुना रहे थे और सभी की भलाई के बारे में पूछते हुए पिएत्रो ने सुरक्षा अंकल की ओर देखा, जो अभी भी आशावादी थे और जाने ही वाले थे। लेकिन फिर अंकल ने उन्हें रोका, मैंने दशकों से खून की गंध महसूस की है। क्या तुम सोचते हो कि एक बेतुका अभिनय इसे छिपा सकता है? सुरक्षा अंकल ने अपनी टोपी उतारी,
जिससे उनका चांदी जैसा बाल दिखाई दिया। मैं यहाँ चुपचाप आया, यह सब स्वयंसेवी गतिविधियों के कारण है। और मैं यहाँ आने का केवल एक ही उद्देश्य है, तुमसे मिलना। दुनिया के सबसे मजबूत तलवारबाज का शिष्य, साइमोन, अंकल ने धीरे धीरे झाड़ू से एक तलवार खींची और ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुमने यहाँ आने से पहले काफी जानकारी इकट्ठा की होगी, है ना? क्या तुम जानते थे कि तुम्हारी जिंदगी अभी खत्म होने वाली है जब दोनों आमने सामने आए? साइमोन को पिएत्रो की तकनीक में कोई दोष नहीं मिला, कोई भी उसकी तलवार से बच नहीं पाया, भले ही उसने बांस काटकर एक बंद क्षेत्र बनाया हो, उसके पास कोई मौका नहीं था। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसके सामने खड़ा युवक अनमोल ताकत रखता है। साइमोन ने अपनी खुद की विधियों को छिपाने के लिए बहुत मेहनत की थी। उसने अपनी बोलने की कला को समायोजित किया और यहाँ तक कि अपनी शरीर की गंध और सांस लेने की दर को भी बदल दिया। लेकिन चाहे वह व्यक्ति कितना भी अद्भुत या बेतुका क्यों न हो, वह वास्तव में उसका सीनियर भाई पिएत्रो था। इस क्षण में 50 वर्षीय व्यक्ति, जिसका चेहरा समय की मार से भरा था, एक 20 वर्षीय युवक के सामने घुटने टेक रहा था। यह पता चला कि अपनी युवावस्था में उसने पिएत्रो से बारीकी से तलवारबाजी की ट्रेनिंग प्राप्त की थी और वह युवक जो अपनी उम्र को उलटता हुआ प्रतीत हो रहा था, वास्तव में पिएत्रो था। जब साइमोन ने पूरी कहानी सुनी तो वह और भी अधिक उलझन में था। हालांकि उसे यह जानकर खुशी हुई कि उसका सीनियर भाई पिएत्रो नहीं मरा, फिर भी वह समझ नहीं पाया कि पिएत्रो इस दूरदराज के गांव में क्यों आया। क्या तुमने ऑनर अस्पताल में नाथानियल घटना के बारे में सुना है? साइमोन निश्चित रूप से उस अराजक घटना के बारे में चिंतित था। क्या यह हो सकता है? उसने अनुमान लगाया। लेकिन नाथानियल को मारने से मौलिक समस्या का समाधान नहीं होता, क्योंकि मैं जिस चीज को समाप्त करना चाहता हूं वह है ग्लोरी। पिएत्रो ने समझाना जारी रखा। 60 साल पहले पिता गैब्रियल ने एक अनाथालय शुरू किया था, जिसमें पिएत्रो सहित 12 असाधारण बच्चों का चयन किया गया था। उस बिंदु से उन्होंने कठोर प्रशिक्षण लिया, हर दिन जीवित रहने के लिए लड़ाई करते हुए, अनगिनत नरक जैसे परीक्षणों को सहन करते हुए केवल मजबूत बनने के लिए। ये 12 शिष्य अंततः देश के गुप्त एजेंट बन गए, कुछ ही वर्षों में दुनिया को हिला देने वाली शक्ति में विकसित हो गए। लेकिन एक दिन पादरी ने एक छोटे लड़के को वापस लाया। किसी कारण से उसे गोद लेने का निर्णय लिया। समय के साथ इस छोटे लड़के ने सिंहासन पर ताज की लालसा करना शुरू कर दिया। उसने सफलतापूर्वक पादरी को मार डाला और ताज को अपने सिर पर रख लिया। जब साइमोन ने इसके बारे में सुना तो वह क्रोधित हो गया और तुरंत उस तख्ता पलट करने वाले को मारने की कसम खाई, लेकिन एक बड़े पिएत्रो ने उसे रोक दिया। अभी समय सही नहीं है। साइमोन ने अपने दुख को रोकते हुए कोई कार्रवाई नहीं की। उस छोटे लड़के के हाथों में यूएस ग्लोरी गिर गई, जो जल्दी से भ्रष्ट और सड़ने लगी, एक खून से सने हथियारों के संगठन में बदल गई। अगर तुम जानते हो कि अब ग्लोरी कैसी है तो मुझे अपने साथ ले चलो। लेकिन पिएत्रो उसे जोखिम में नहीं डालना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि साइमोन की मेहनत से बनाई गई शरण एक पल में गायब हो जाए। उसने पछतावे से भरे अतीत को याद किया। अगर तुमने मुझे तब रोका नहीं होता तो मैं आज जीवित नहीं होता और वह लड़का इस तरह से घमंड नहीं कर रहा होता। अगर मुझे सिर काट दिया जाता तो मैं खुशी से कदम रखता। पिएत्रो थोड़े दुखी दिखाई दिए, अपने वृद्धावस्था में अपनी बेबसी से नफरत करते हुए। अब अपनी युवा शरीर के साथ ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग ने उसे प्रतिशोध का एक मौका दिया है। साइमोन, बस चुपचाप देखो, जो उसके साम्राज्य को नष्ट करेगा वह मैं हूं। अगले दिन उन्होंने घर लौटने की तैयारी की। साइमोन ने भी अपने बड़े भाई पिएत्रो के निर्णय का पालन किया। लेकिन उसने कहा, अगर तुम्हें किसी चीज की मदद की जरूरत हो तो बस एक फोन कॉल करो और मैं वहां पहुंच जाऊंगा। पिएत्रो ने उसे अभी भी मजबूत और ऊर्जावान देखकर आश्वस्त महसूस किया। हालांकि जब वे द्वीप से निकले तो अचानक तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, स्कूल के ऊपर गरज और बिजली के साथ। उस क्षण में सुरक्षा कक्ष में बैठे साइमोन ने अखबार पढ़ने का मन बनाया, लेकिन अचानक उसने अपनी टोपी उतार दी। उसकी दृष्टि में बारिश में 2 काले आकृतियां प्रकट हुईं। मुझे आज किसी भी आगंतुक के बारे में सूचित नहीं किया गया था। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं?
बिल्कुल, हम यहाँ आपके लिए हैं, पिता गैब्रियल के 12 शिष्यों में से एक। घूमती हुई तलवार संत के शिष्य साइमोन, आगंतुक एक उच्च कौशल वाली तलवारबाज महिला और एक भालू के आकार के आदमी थे। यह पता चला कि वे ग्लोरी द्वारा भेजे गए थे। और महिला जो जापान के सबसे मजबूत तलवारबाज का प्रतिनिधित्व करती है, वह नई साइमोन है। तुम वास्तव में मेरे बारे में जानते हो, यह वास्तव में रोमांचक है, इतनी दूर आने के लिए। ऐसा लगता है कि यह यात्रा व्यर्थ नहीं थी। चिंता मत करो, मैं अपने सभी मेहमानों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता हूं, तो चलो जल्द ही एक मौत के मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। सुरक्षा कमरे में रोशनी की चमक के साथ हर बार टकराने से उत्पन्न हुई। उनकी तलवारों की टकराहट से उनके वारों की शक्ति ने ब्लेड में झटके पैदा किए, जिससे दोनों पीछे की ओर फेंके गए। मैं वास्तव में इसका इंतजार कर रहा था। क्या यह इसलिए है क्योंकि तुम बूढ़े हो गए हो? तुम उतने महान नहीं हो जितना मैंने सोचा था। मैंने कई सालों से तलवार नहीं उठाई है। अगर यह पहले होता, तो तुम अब तक मर चुके होते, मिस्टर, अपने आप को मत बढ़ावा दो। साइमन ने अपने आप से सोचा। उसकी तलवारबाजी प्रभावशाली है, लेकिन मुझे उससे ज्यादा चिंता उस मस्कुलर आदमी की है, जो उसके पीछे खड़ा है। दोनों का सामना करने के लिए मुझे एक बड़े क्षेत्र में जाना होगा। उनकी तलवारें फिर से टकराईं, महिला ने तेजी से अपनी तलवार साइमन की गर्दन की ओर घुमाई, लेकिन अगले ही क्षण साइमन जल्दी से खिड़की के माध्यम से भाग गया। बकवास, वह वास्तव में भाग गया। क्या बारिश में ऐसा करना ठीक है? कोई बात नहीं, चलो उसका पीछा करते हैं। उस महिला की तलवारबाजी असामान्य है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उसकी तलवार है। उसने ब्लेड को एक आरा की तरह बनाया है, जिसमें प्रत्येक दांत असामान्य रूप से चौड़ा है, ताकि यह त्वचा में गहराई से प्रवेश कर सके। और उस बड़े आदमी ने अपनी साथी को चोट लगने पर कुछ नहीं किया। उनके पास निश्चित रूप से कुछ रहस्य हैं जो वे नहीं बता रहे हैं। ज्यादा समय नहीं लगा जब साइमन रुका। दुश्मन ने उसका पीछा करते हुए एक चट्टान के किनारे कहा, मजाक में, मिस्टर, तुम काफी रोमांटिक लगते हो, अपने खुद के कब्र के लिए एक चट्टान का चयन कर रहे हो। लेकिन साइमन बेपरवाह रहा, चुपचाप अपनी सांस इकट्ठा करते हुए, बारिश की हर बूंद और उसके चारों ओर की हवा की हर लहर को महसूस करते हुए। अचानक उसने एक दुश्मन को जल्दी से निपटा दिया और भालू जैसे आदमी का सामना करने के लिए तैयार हुआ। हालांकि उस आदमी ने अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। नीचे देखते हुए साइमन ने अपने पेट पर एक गहरा घाव देखा। वह समझ नहीं पाया कि यह कब हुआ। यह स्पष्ट था कि उसने प्रतिकारी को मारा था। तो यह क्यों हो रहा है? क्या वह किसी भूत द्वारा प्रेरित है या यह एक भ्रांति थी? साइमन को संदेह होने लगा कि महिला ने जो खुद पर छिड़का था, वह शायद एक भ्रांतिजनक दवा थी। चूंकि यह एक भ्रांतिजनक दवा थी, साइमन ने अपनी आंखें बंद करके लड़ाई करने का फैसला किया। उसकी तलवारबाजी की क्षमताएं, आंखें बंद होने पर भी, उसे कभी असफल नहीं करेंगी, क्योंकि उसने उन्हें हजारों बार अभ्यास किया था। लेकिन उस क्षण में, उसके दुश्मनों के लिए, साइमन ऐसा लग रहा था जैसे वह बंदर की तलवारबाजी कर रहा हो, अजीब और अक्षम। दुश्मन हंसा, मिस्टर, तुम तो जैसे नशे में हो। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना चाहिए। क्या तुम जानते हो कि मुझे तलवार भूत क्यों कहते हैं? क्योंकि नाम के अनुसार मैं एक भूत हूं और जो तलवार मैं उपयोग करता हूं वह एक भूत की तलवार है। इस बीच डिवाइन ऑनर हाई स्कूल में क्या हमेशा प्यार इतना दर्दनाक होता है? शिक्षक ये जिन जवाब नहीं दे रहे हैं। ह्युन ने अपने संदेश लियोना और पिएत्रो को दिखाए। उसने उल्लेख किया कि शिक्षक ये जिन आमतौर पर जवाब देती है। लेकिन जब उसने एक नोट की फोटो भेजी जिसमें लिखा था, एक महिला जो तलवार का उपयोग करती है, एक भालू जैसा आदमी, तब से उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। अजीब संदेशों ने पिएत्रो को अत्यधिक असहज महसूस कराया, इसलिए उसने जायलिन और उसकी अधीनस्थ को वापस द्वीप पर जांच करने के लिए ले जाने का फैसला किया। चट्टान के शीर्ष पर उन्हें एक डिब्बा और एक जहाज की फोटो मिली। डिब्बे के अंदर साइमन का दाहिना हाथ था। जब पिएत्रो ने इसे देखा, तो उसने सोचा कि अगर उसने उस समय साइमन को अपने पास रखा होता, तो यह त्रासदी नहीं होती। उस क्षण में पिएत्रो पूरी तरह से क्रोधित हो गया। दूर से किसी ने दूरबीन से उन्हें देखा।
यह पुष्टि करते हुए कि लक्ष्य ने उपहार प्राप्त किया है। वास्तव में वहां एक बूढ़ा आदमी है, लेकिन वह अकेला नहीं आया। वहां एक महिला और एक कुत्ता और एक युवा आदमी है। युवा आदमी कहाँ गया? वह अपनी बात खत्म करने से पहले पिएत्रो अचानक उसके पीछे प्रकट हुआ। तेजी से उसका फोन छीनते हुए आदमी को स्तब्ध छोड़ दिया। क्या तुम महिमा के नए साइमन हो? ओह, क्या मैं अभी पिएत्रो से बात कर रहा हूं? वास्तव में यह एक खुशी है। मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हें मेरे लोगों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए इतना आत्मविश्वास क्या देता है, लेकिन मुझे तुम्हें भी कुछ बताना है। तुम कहते हो कि तुम एक भूत हो, है ना? तो बस तुम इंतजार करो, तुम एक असली भूत द्वारा पीड़ित किए जाओगे जब तक कि मौत न हो जाए। अगले दिन एक स्पीड बोट समुद्र में तेजी से दौड़ी। पिएत्रो ने सुबह जल्दी तैयार किया था, लेकिन जियालुन असामान्य रूप से चिंतित था क्योंकि जिस जगह वे जा रहे थे वह एक अदृश्य जहाज था। यह जहाज 6 महाद्वीपों में 5 महासागरों में यात्रा कर चुका था और जहाज पर सभी लोगों की पहचान अज्ञात थी। यहां तक कि चालक दल के सदस्यों के नाम या पासपोर्ट की जानकारी का पता नहीं लगाया जा सकता था। इस जहाज को भूत क्रूज के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन पिएत्रो शांत और संयमित दिखाई दिया क्योंकि वह पहले से ही जहाज की उत्पत्ति जानता था। कामाकुरा शोगुनात से आधुनिक युग तक जापान में हमेशा एक हत्यारे समूह रहा है जिसने हजारों वर्षों से सुरक्षा की है, जिसे भटकते भूत की तलवार के रूप में जाना जाता है। और फिर एक समूह था जो कभी कांतो में सबसे मजबूत अंडरवर्ल्ड गैंग था। लेकिन फिर एक अजीब गायब होने की घटना हुई। उस दिन वे नेता के 60वें जन्मदिन का जश्न मना रहे थे और भोज में 2000 लोग एक साथ मर गए और केवल 2 अपराधी थे। जियालिन इसे समझ नहीं पाया, हालांकि यह एक विश्व प्रसिद्ध मामला था। यह क्यों लापता व्यक्ति के मामले के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जबकि 2 लोगों के खिलाफ 2000 को अधिक उपयुक्त रूप से नरसंहार कहा जाना चाहिए? कारण यह है कि घटनास्थल पर हुए विशाल युद्ध के बावजूद वहां एक भी शव नहीं मिला। हालांकि जापानी पुलिस ने तुरंत उनके लिए वारंट जारी किया, वे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है। हालांकि वर्षों बाद ये दोनों दक्षिण कोरिया में प्रकट हुए, नए साइमोन के रूप में, ग्लोरी क्लब के लिए। डायलन और भी अधिक चिंतित था। वे वही हैं जिन्होंने साइमोन का हाथ काटा, समुद्र में समर्थन के बिना अकेले छोड़ दिया। क्या आपको वास्तव में चिंता नहीं है? पिएत्रो अब वहां की खतरनाक स्थिति के बारे में चिंतित नहीं था, वह बस जानना चाहता था कि उसके भाई के खून के लिए कितने लोग जिम्मेदार थे। उन लोगों को, उन्हें सभी को कीमत चुकानी होगी। ऐसा कहने के बावजूद पिएत्रो पूरी तरह से बिना समर्थन के नहीं था। डाको ह्यून और डाको जे सफाई दल के रूप में आए और साथ ही डेहा ग्रुप के अध्यक्ष चोई युनजोंग भी। आपको पता होना चाहिए कि ऐसा स्थान सिर्फ किसी भी तरह से प्रवेश करने के लिए नहीं है। यहां तक कि डाया ग्रुप के अध्यक्ष भी इससे शर्मिंदा थे। यह ड्रग्स, हथियारों और विभिन्न खगोलीय मूल्य की कलाकृतियों की तस्करी के साथ मिश्रित था। इसमें मानव तस्करी भी शामिल थी। चोई युनजोंग को बोर्ड पर चढ़ने के लिए अपने चेहरे की त्वचा को हटाना पड़ा। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि उनका गंतव्य दूर नहीं है, ग्लोरी क्लब के शिष्य साइमोन की भूत क्रूज। पिएत्रो यह जानने के लिए दृढ़ था कि वह महिला कितनी बुरी थी। उस समय क्रूज के अतिथि कक्ष में एक उच्चपदस्थ व्यक्ति ने एक वेटर के सिर पर एशट्रे से वार किया। अब अपने बॉस को बुलाओ। अरे, मिस्टर हान, आपको इतना गुस्सा क्यों आया? क्या यहाँ की सेवा आपको पसंद नहीं आई? क्यों न हम मेरे कमरे में बात करें? क्या मैं इतना तुच्छ दिखता हूं? मैं डूसांग ग्रुप का सीईओ हूं। अगर आपको मेरे कमरे से नफरत है, तो हम यहां भी बात कर सकते हैं। आप क्या कहते हैं, मिस्टर हान? अगर आप पर्याप्त मनोरंजन नहीं कर रहे हैं, मैं इसे आपके लिए और भी अधिक नशे में डाल सकता हूं। ओह, मेरी नजरें, उसे देखो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस चीज में रुचि रखते हो। बस इतना काफी है, उसे समुद्र में फेंक दो। क्या तुम सच में सोचते हो कि पिएत्रो आएगा? यह फोन कॉल के बाद पहला विकल्प होगा। वह निश्चित रूप से आएगा, आखिरकार उसने मुझे भेजा गया उपहार प्राप्त किया है। मैं उसे ढूंढूंगा और फिर धीरे धीरे उसे यातना देकर मार डालूंगा ताकि 7.6 अरब का इनाम प्राप्त कर सकूं।
मैं तुमसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकता, पिएत्रो। इस बीच डाको ह्यून और डाको जे क्लब की भव्यता से पूरी तरह से चकित थे। एक पूल जिसमें हजारों लोग समा सकते थे, अविश्वसनीय रूप से भव्य होटल शैली की सेवाएं जो उनकी कल्पनाओं से परे थीं। हर जगह उच्च पदस्थ लोग थे। किसी भी मेहमान को सेवा देने के बाद उन्हें उदार टिप मिली। सामान्य टिप $1000 थी, जिससे वे बेहद खुश हो गए, यहां तक कि 1 साल और आधे तक काम करने और फिर सेवानिवृत्त होने का सपना देखने लगे। अचानक नीलामी कक्ष उत्साही चीयर्स से गूंज उठा। नीलामी शुरू करने से पहले कृपया मुझे इस वस्तु का परिचय देने की अनुमति दें। यह छोटी चीज 2 मिनट में सैकड़ों हजारों लोगों को मार सकती है। एक जैविक हथियार फोटोरॉक, जिसे पूर्व सोवियत संघ द्वारा विकसित किया गया था। इसे इसके अत्यधिक खतरे के कारण नष्ट करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन किसी कारणवश इसे हमारे द्वारा बचाया गया और फिर हमारे हाथों में आया। उस क्षण एक वृद्ध व्यक्ति गुस्से से कांप रहा था। वह रूस का शीर्ष हथियार व्यापारी था। वीवीआईपी विक्टर ईवा, मैं सोच रहा था कि यह कहां समाप्त हुआ। तुम भी उस महिला को यहां लाओ। वहां ऊपर जाना सबसे अच्छा नहीं है, लेकिन लड़ाई के राष्ट्र का आत्मविश्वास उन्हें चेतावनी को नजरअंदाज करने के लिए मजबूर कर दिया। और उन्होंने उस आदमी को धक्का देकर सीधे महिला की ओर बढ़े। दोनों पुरुषों ने महिला के पास जाकर कहा, बस अच्छे से व्यवहार करो, तुम घायल नहीं होगी। हालांकि अचानक दोनों ऊंचे पुरुषों ने दर्द की चीखें निकाली, क्योंकि उनके चेहरे इनएक्सप्लिकेबली पिघलने लगे। नीचे दर्शक हैरान थे और दृश्य अराजकता में बदल गया। केवल पिएत्रो ने कुछ असामान्य देखा, क्योंकि उसने देखा कि ऊंचे आदमी ने सटली कुछ किया जब उसने उन्हें रोका। उस आदमी के हाथों ने उनके चेहरों को छुआ था और हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं था कि पिघलने का कारण क्या था, यह निश्चित रूप से उस आदमी से जुड़ा था। नीलामी को इस हलचल ने बाधित कर दिया। सभी की आत्मा को कम करने के लिए खेद है। जैविक हथियार फोटोरॉक की नीलामी कल शाम शुरू होगी, जिसमें शुरुआती बोली $200 मिलियन होगी। और एक और बात, मैं इसे आज प्रकट करने की योजना नहीं बना रहा था, लेकिन इस छोटे से घटना के कारण मैं सभी को एक झलक दूंगा। मैंने अभी एक बहुत विशेष नीलामी वस्तु पर हाथ रखा है, जो सभी की कल्पना से परे है, आज के फोटोरॉक से भी अधिक मूल्यवान। मैं कल सभी को देखने की उम्मीद करता हूं, कृपया समय पर पहुंचें। साइमोन, तुम कहां हो? नीलामी के बाद चोई ह्यून चांग और पिएत्रो ने कुछ खाने की योजना बनाई, लेकिन चोई ह्यून चांग बुदबुदाने लगे क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि वह महिला अत्यधिक खतरनाक थी, चाहे बाहर कितने भी प्रमुख लोग हों। इस जहाज पर उन्हें उसकी सुननी थी। वह सबसे चरम मनोविज्ञानी में से एक थी जिसे उन्होंने कभी देखा था। जैसे ही वे चल रहे थे, एक परिचित आवाज ने उन्हें रोका। यह नए साइमोन, ग्लोरी के भूत की तलवार थी। उसने उत्साह से राष्ट्रपति ट्रॉय को रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। इस महिला का सामना करते हुए, यहां तक कि सांसारिक ट्रॉय युन चंग भी केवल शिष्टता से मना कर सके, उसके अनुरोध को सीधे अस्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि यह महिला आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। और जब उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, तो वह स्पष्ट रूप से इसे आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी। तभी उसे पिएत्रो द्वारा धकेल दिया गया, जो चोई यांचांग के बॉडीगार्ड के रूप में छिपा हुआ था। राष्ट्रपति अस्वस्थ हैं और केवल अगले बार ऐसा कर सकते हैं। अगर आप वास्तव में किसी के साथ रात का खाना चाहते हैं, तो मैं खुशी से ऐसा करूंगा। पिएत्रो ने फिर जल्दी से राष्ट्रपति चोई को उसके कमरे में वापस ले जाने में मदद की। इस तरह की अनदेखी का सामना करते हुए महिला क्रोधित हो गई। फिर उसने अपना परफ्यूम निकाला और खुद पर छिड़क दिया। मुझे वास्तव में एक रात के खाने के साथी की आवश्यकता है और रात का खाना काफी लंबा हो सकता है। बेहतर है कि आप अपनी टाई ढीली कर लें और मेरे साथ चलें। आप मुझे कैसे मना कर सकते हैं? जो भी आदमी मुझे देखता है, वह पूरी तरह से मोहित हो जाता है, मेरी मांगों को नकार नहीं सकता। तभी डाको ह्यून और डाको जे, 2 भाई, बचाव के लिए आए। पिएत्रो का भ्रमित मन भी उस क्षण स्पष्ट होने लगा। यह देखकर महिला और उसके अधीनस्थ को अस्थायी रूप से पीछे हटना पड़ा और दृश्य छोड़ना पड़ा। हालांकि क्योंकि भाई बहुत करीब थे, उन्होंने बहुत अधिक परफ्यूम का सेवन कर लिया,
जिससे वे भ्रमित हो गए और पागल होकर दीवारों को साफ करने लगे। इससे पिएत्रो को एहसास हुआ कि शायद साइमोन को ऐसी रणनीतियों द्वारा मानसिक रूप से नष्ट कर दिया गया था। अन्यथा, अपनी क्षमताओं के साथ वह कभी भी अपना हाथ नहीं खोता। क्या आप जिज्ञासु नहीं हैं? आप किसकी बात कर रहे हैं? 100 ब्राजीलियाई हत्यारे और नाथानियल, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत का 100% इस्तेमाल किया, सभी उसके हाथों से मारे गए। एक लगभग 70 वर्षीय आदमी, उसके पास इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? क्या यह संभव है कि वह आदमी पिएत्रो नहीं था? यह स्थान अस्पताल से अलग है। जहाज के बाहर के रडार और भेष बदलने की संभावना को देखते हुए, वह बूढ़ा आदमी इस जहाज पर नहीं है, इसलिए कोई पिएत्रो होने का नाटक कर रहा है। तो मुझे पूछना चाहिए कि मुझे यह पता करना है कि वह कौन है और वह संगठन के काम में क्यों हस्तक्षेप कर रहा है। लेकिन आप इस व्यक्ति से संपर्क करने की योजना कैसे बना रहे हैं? क्या आप भूल गए कि हमारे पास अभी भी वह चीज है? क्या उस आदमी ने आपको परेशान किया है? या क्या आप डरते हैं कि मैं किसी और से प्यार कर लूंगा? बिल्कुल नहीं। उस पल पिएत्रो ने एक वेटर की वर्दी में बदल लिया। जानकारी इकट्ठा करने की योजना बनाते हुए सिमोन के बारे में क्रूज पर उसने सिमोन के साथ अपनी बातचीत को याद किया। हालांकि हम खून से रिश्तेदार नहीं हैं, आप ही मेरे लिए एकमात्र परिवार हैं। अगर हम में से किसी को मरना पड़ा तो वह मैं होना चाहिए, इसलिए कृपया चोट न पहुंचाए। पिएत्रो के लिए सिमोन भी उसका परिवार था, उसका एकमात्र भाई, इसलिए वह किसी भी हद तक जाएगा, भले ही इसका मतलब हजारों को मारना हो, सिर्फ उसे वापस लाने के लिए। नीलामी निर्धारित समय पर आगे बढ़ी। सभी की नजरें इस घटना पर थीं और पिएत्रो जानता था कि अब सिमोन का पता लगाने का सबसे अच्छा अवसर था। उसने लगभग पूरे जहाज की खोज की, रसोई से लेकर इंजन कक्ष तक हर बाथरूम की जांच की और यहां तक कि छिपे हुए कंपार्टमेंट्स की भी तलाश की, लेकिन फिर भी उसका कोई निशान नहीं मिला। इसलिए एकमात्र संभावित स्थान नीलामी हॉल था। उस पल नीलामी हॉल में खगोलीय बोली लगाई जा रही थी जब एक गवेल ने नीलामी का अंतिम आइटम पेश किया। एक बड़ा तिजोरी मंच पर लाया गया, जिससे दर्शकों ने आश्चर्य से सांस ली। ऐसा कौन सा खजाना हो सकता है जो इतनी महत्वपूर्ण हो कि ऐसी एंट्री की आवश्यकता हो? इस आइटम की कीमत किसी भी गहने या पेंटिंग से अधिक है। उन चीजों की तुलना में यह और भी अधिक आकर्षक है। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसने तिजोरी का डायल घुमाना शुरू किया। जैसे ही तिजोरी खुली, सभी चौंक गए। तिजोरी के अंदर ग्लोरी क्लब का पूर्व शिष्य सिमोन था। उसे अब कमजोर और थका हुआ मत देखो। वह कभी सबसे मजबूत तलवारबाज के रूप में जाना जाता था। महिला की नज़र में एक चुनौती थी, जैसे कि उसे पता था कि पिएत्रो देख रहा है। क्या तुम देख रहे हो पिएत्रो? क्या यह तुम्हारा खून उबालता है? यह तुम्हें पागल करने के लिए काफी होना चाहिए। तो बाहर आ जाओ। तुम कहाँ हो? बाहर आओ। तभी एट्रो अपने अंदर की क्रोध को दबा नहीं सका। एक तीव्र हत्या का इरादा तुरंत छोड़ दिया। हालांकि उसने जल्दी से इसे नियंत्रित कर लिया। हालांकि उस हत्या के इरादे ने उसकी स्थिति को उजागर कर दिया। तलवार भूत ने उसका पता खो दिया। इसके बावजूद तलवार भूत ने हार नहीं मानी। उसने नीलामी के माहौल को अपने चरम पर पहुंचाने के लिए जारी रखा। सिमोन की नीलामी शुरू होगी। प्रारंभिक बोली $10 मिलियन है। पिएत्रो इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था कि यह एक चाल थी, उसे बाहर लाने के लिए। न केवल यह कि उसके पास $10 मिलियन की बोली लगाने के लिए था। हाथ उठाना निश्चित रूप से उसकी पहचान को पिएत्रो के रूप में उजागर करेगा। अगर उसने बोली नहीं लगाई तो सिमोन को मौके पर ही मार दिया जाएगा। अतीत में ग्लोरी का शिष्य एक परमाणु बम से अधिक मूल्यवान था। फिर भी अब नीलामी हॉल एक भयानक चुप्पी में गिर गया। अधीर तलवार भूत ने सिमोन के बालों को पकड़कर उसे ताना मारा, तुम सच में बेकार हो जिसे कोई नहीं चाहता। फिर उसने नीचे दर्शकों को घोषणा की, अगर उसने एक हाथ खो दिया है तो कोई उसे खरीदना नहीं चाहता। तो 5 गिनती के बाद मैं उसे मार डालूंगी। इस पल पिएत्रो अंदर से अत्यंत चिंतित था, बेताबी से सोच रहा था कि सिमोन को कैसे बचाया जाए। उसने अपने गुस्से को बलात् दबाया। उसके हाथ लाल हो गए। जब काउंटडाउन समाप्त होने वाला था, अचानक एक आवाज ने चुप्पी को तोड़ा। $20 मिलियन डीहा समूह के अध्यक्ष चोई यून चांग ने संकेत दिया कि वह पूर्व ग्लोरी के शिष्य सिमोन को $20 मिलियन नकद में खरीदेंगे। इस कार्य ने पिएत्रो को चौंका दिया और यहां तक कि तलवार भूत को भी स्तब्ध कर दिया। चोई यून चांग ऐसा क्यों करेगा? आखिरकार वह उनके मालिक का व्यापार भागीदार था और ग्लोरी क्लब के प्रमुख शेयरधारकों में से एक। इस पल तलवार भूत एक दुविधा में फंस गई। अगर उसने अपने शब्द से पीछे हटने का फैसला किया तो यह उसकी अपनी विश्वसनीयता को भारी नुकसान पहुंचाएगा। इस प्रकार चोई यून चांग को उसकी इच्छा मिली।
और उसने सिमोन के लिए सफलतापूर्वक बोली लगाई। जल्द ही सिमोन को एक अतिथि कक्ष में बुनियादी चिकित्सा उपचार के लिए ले जाया गया। चोई यून चांग ने महसूस किया कि यह वही व्यक्ति था जिसे पिएत्रो बचाना चाहता था। पिएत्रो इसके लिए आभारी था, लेकिन उसने यह भी सोचना शुरू किया कि चोई यून चांग इस संकट में फंस सकता है। हालांकि चोई यून चांग ने बाहरी तौर पर दावा किया कि वह ठीक है, वह गहराई से ग्लोरी से बंधा हुआ था और जहाज से सुरक्षित रूप से बाहर निकलने के बारे में चिंतित था। हालांकि पिएत्रो शांत और संयमित दिखाई दिया, चोई यून चांग को आश्वस्त करते हुए कि चिंता न करें क्योंकि उसके पास अभी भी एक कार्ड खेलने के लिए था। जल्द ही पिएत्रो लॉबी में इंतजार कर रहा था। बहुत देर नहीं हुई कि डाको यंग और डाको जे दो भाई डिजाइनर कपड़ों में चमकते हुए दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी रकम बनाई है, और यहाँ तक कि पिएत्रो की गरीब उपस्थिति का मजाक उड़ाने लगे। हमारे साथ आओ भाई, हम तुम्हें अच्छी जिंदगी का आनंद लेने देंगे। हालांकि पिएत्रो ने उन्हें एक ही बयान से रोक दिया जिसने उन्हें चौंका दिया। क्या तुम यहाँ पिएत्रो की तरह प्रसिद्ध हत्यारे बनने के लिए नहीं आए थे? यह बयान तुरंत भाइयों को उनके फैंटेसी से बाहर खींच लाया और उनके अंदर आग भड़क उठी। जैसे वे उत्सुकता से बोले, हमें बताओ भाई, हमें अगला क्या करना है? इस जहाज पर जल्द ही कुछ बहुत डरावना होने वाला है और आपका कार्य एक रैंक हत्यारे के रूप में कार्य करना है। भाइयों ने बिना हिचकिचाहट के तुरंत तैयारी करने के लिए चले गए। फिर पिएत्रो अपने कमरे में लौट आया। सिमोन को बिस्तर पर कमजोर पड़े देखकर उसे मिश्रित भावनाएं महसूस हुईं। उसे इस तरह देखकर पिएत्रो को 60 साल पहले के पुराने दिनों की याद आ गई, जब वे अभी युवा थे। उन्होंने अपने फ्री टाइम में स्कूल के छात्रों को फुटबॉल खेलते देखा था। तब सिमोन ने कहा था, मैं चाहता हूं कि मैं उनकी तरह बस खुश रह सकूं, एक बैग लेकर जो तलवारों के बजाय हो और ताज़ा स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए, न कि पसीने की गंध में। कैसे मैं स्कूल जा सकता हूं? यह नहीं है कि मैं खून से सने हाथों से एक पेन उठाकर पढ़ाई कर सकूं। पिएत्रो, जो उस समय सिमोन को बहुत पसंद करता था, ने एक साहसी सुझाव दिया। मैं एक ऐसा स्कूल बनाने की योजना बना रहा हूं जो केवल गरीब, अनाथ और बेघर बच्चों को स्वीकार करे। तुम स्वाभाविक रूप से उस स्कूल में पढ़ाई करने जा सकते हो और मैं स्कूल के सभी खर्चों को उठाऊंगा। यह सुनकर सिमोन ने एक लंबे समय से गायब मुस्कान दिखाई, लेकिन अब सिमोन अभी भी बिस्तर पर पड़ा है और सुधार के कोई संकेत नहीं है। पिएत्रो ने उसके करीब झुककर उससे फुसफुसाया, जल्दी ठीक हो जाओ, हमें अभी भी स्कूल जाना है। तुमने मुझसे वादा किया था। यह दृश्य चोई यून चांग द्वारा दरवाजे के बाहर चुपचाप देखा गया। इस बीच तलवार भूत अपने कमरे में लौट आई गुस्से में। वह चोई यून चांग और साइमन के बीच के संबंध को नहीं समझ पाई, जिसने चोई को उसकी योजनाओं को बाधित करने पर मजबूर किया। चलो उसे मार डालते हैं। चोई यून चांग का सिर काटकर जहाज पर सबसे स्पष्ट स्थान पर लटका देते हैं, ताकि वे जान सकें कि जो लोग मेरे खिलाफ हैं उनका क्या हश्र होता है। एक समूह की आय महत्वपूर्ण है और बिना बॉस की अनुमति के हम उसे नहीं मार सकते। वह ग्लोरी के साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण पहिया है। तुम्हारा मालिक तो मुझे होना चाहिए, है ना? गलतफहमी मत करो। तुम इस जहाज पर अकेले निर्णय नहीं लेते। मैं भगवान हूं, मैं सब कुछ का प्रतिनिधित्व करता हूं। तुरंत किसी को भेजो ताकि साइमन और चोई यून चांग को मार सके। इस तरह बूढ़ा पिएट्रो को खुद को दिखाना होगा। थोड़ी देर बाद ट्रॉय यून चांग के कमरे से जोरदार दस्तक आई। ट्रॉय हैरान था, उसने किसी भी मेहमान को निर्धारित नहीं किया था। पिएट्रो ने शांति से समझाया, वास्तव में मैंने तुम्हारे लिए रूम सर्विस का आदेश दिया था। बात करने के बाद उसने ट्रॉय से एक पल रुकने को कहा, फिर कमरे से बाहर निकल गया और हॉल के पार एक और कमरे को खोला। यह कमरा गंदगी से भरा हुआ था, साफ करने के लिए बहुत सारा कचरा था। तुम लोग सबसे अच्छे क्रू मेंबर बनने में असफल रहे। तुम किस बात पर मजाक कर रहे हो, युवा आदमी? यहां 20 लोग हैं जो बंदूकें लिए हुए हैं। क्या तुम सोचते हो कि तुम हमें उस मिर्च के डिब्बे से हरा सकते हो? तुम बस एक साधारण बॉडीगार्ड हो। समझदारी से काम लो और अपनी जान बचाओ। पिएट्रो ने मुस्कुराते हुए स्पष्ट रूप से देखा कि ये लोग नहीं समझते कि मिर्च कितनी खतरनाक हो सकती है। बंदूकों पर अधिक निर्भरता, भले ही तुम कुशल हो, अंततः इसकी सीमाएं होती हैं। कभी-कभी ये छोटे सामान गोलियों से अधिक उपयोगी होते हैं। नेता स्टंग था, क्योंकि पिएट्रो ने बिना डर के भीड़ में धावा बोल दिया। मिर्च के डिब्बे का उपयोग करते हुए उसने सभी के मंदिरों को सटीकता से निशाना बनाया और तुरंत उन्हें वहीं मार डाला। पिएट्रो निडर था।
क्योंकि उन्होंने खुद दुश्मन को घेर लिया था। अगर उन्होंने जल्दबाजी में गोली चलाई तो उनके साथी पहले मारे जाएंगे। अगर वे पिएट्रो की गति के साथ हिचकिचाते तो वे उसे सटीकता से नहीं मार सकते थे। ऐसा लगता है कि ये बाल सैनिक पूरी तरह से अंडर एस्टिमेट करते हैं कि मिर्च कितनी घातक हो सकती है। जैसे ही धुआं छटा, कमरे में केवल पिएट्रो की आकृति रह गई। एक दिलचस्प दृश्य अनफोल्ड होने वाला था। इस बीच जब तलवार भूत को पता चला कि उसने जो हिटमैन भेजे थे वे सभी हार गए हैं तो वह पूरी तरह से चौंकी। ऐसा सक्षम व्यक्ति चो यूंग चांग के साथ कैसे हो सकता है? ये वे भाड़े के सैनिक थे जिन्हें उसने खुद चुना था। क्या यह संभव है कि बूढ़ा पिएट्रो हमेशा से उसे गुप्त रूप से सुरक्षा दे रहा था? हालांकि सुरक्षा प्रमुख ने घबराना शुरू कर दिया। उसने इंटरकॉम से सीखा कि चाहे वह रेस्तरां हो, स्विमिंग पूल, निगरानी कक्ष, कैसीनो या कॉकपिट, हर जगह से रिपोर्ट आ रही थी कि उन्होंने पिएट्रो की आकृति देखी है। तलवार भूत भ्रमित थी, वह एक ही समय में कई जगह कैसे प्रकट हो सकता है? उसके पास खुद को क्लोन करने की क्षमता नहीं हो सकती। बूढ़ा आदमी वास्तव में क्या योजना बना रहा था? क्रूज जहाज अब अराजकता में था, पर्यटक डर के मारे भाग रहे थे और हर जगह शव पड़े थे। यह सब डाको ह्यून और डाको जे का काम था। पहले पिएट्रो ने उन्हें एक रहस्य बताया था कि उस महिला ने एक रूसी हथियार डीलर के 2 बॉडीगार्डों को इनएक्सप्लिकेबली मार डाला था और उस व्यक्ति को तब से नहीं देखा गया। इस प्रकार पिएट्रो ने निष्कर्ष निकाला कि उस महिला की असली योजना जहाज पर सभी वीआईपी को मारना था। इस परिकल्पना को सुनने के बाद दोनों भाइयों को अचानक एहसास हुआ कि अगला कार्य उन्हें रैंक किलर का कार्य लेना होगा। उनके पहचान को क्लीनर के रूप में छिपाया जा सकता था, जिससे वे आसानी से जहाज के विभिन्न क्षेत्रों में घूम सकते थे और इस चिंताजनक समाचार को फैला सकते थे। भाइयों ने तेजी से कार्य किया, सभी के कानों में चौंकाने वाली खबर फैला दी। सूचित मेहमान सभी घबरा गए। हालांकि यह अकेले पूर्ण अराजकता को उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। एक उत्प्रेरक की अभी भी आवश्यकता थी। ठीक उसी समय जब पिएट्रो ने छत पर एक गोली चलाई, भाइयों ने तुरंत चिल्लाया, सबसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में हमें बचाओ, एक एशियाई दादा क्रू मेंबर के खिलाफ लड़ रहा है। एक पल में क्रूज जहाज पर सभी पर्यटक आतंक में डूब गए। इस समय लाउंज में तलवार भूत विभिन्न अराजक अफवाहें सुन रही थी। कुछ ने कहा कि क्रू सभी वीआईपी मेहमानों को मार डालेगा, दूसरों ने दावा किया कि कुख्यात हत्यारा पिएट्रो पहले ही जहाज पर चढ़ चुका था। तलवार भूत क्रोधित थी, उसने सुरक्षा प्रमुख को बार बार एश-ट्रे से मारा। पिएट्रो, तुम बूढ़े बेवकूफ, क्या तुम बस चुपचाप मर नहीं सकते? एक पैर कब्र में है फिर भी तुम परेशानी पैदा करते हो, मेरी जहाज पर इतनी गड़बड़ी करने की हिम्मत करते हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मास्टर। गुस्सा मत हो, मैं उसे तुम्हारे पास वापस लाऊंगा। तुम कब से इतने उत्साही हो गए? लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वह हमेशा छायाओं में छिपता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसे बाहर लाने का तरीका जानता हूं, तुम्हें बस मेरी बात माननी होगी। मैंने इसके लिए एक अच्छा तरीका सोचा है, इससे वह अब छायाओं में छिप नहीं सकेगा। एक ऐसा हथियार जो 200,000 लोगों को मार सकता है, दुनिया की सबसे घातक चीज, क्या खजाना है? थोड़ी देर बाद जहाज के केबिनों में विष गैस फैलने लगी। पिएट्रो भी यह देखकर चौंक गया कि उस पागल महिला ने वास्तव में फोटोरॉक का उपयोग किया था। इस जैव रासायनिक हथियार का एक छोटा सा इन्हेलेशन भी मिनटों में घातक हो सकता है। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं, तो जहाज पर सभी, जिसमें दोनों भाई, चेयरमैन चो यून चांग और यहां तक कि साइमन भी मर जाएंगे। हालांकि पिएट्रो शांत रहा। उसने पहले कई समान संकटों का सामना किया था, फिर भी अब सबसे बड़ा खतरा फोटोरॉक नहीं था, बल्कि विष गैस द्वारा हताशा में धकेली गई घबराई हुई भीड़ थी। वे सही निर्णय नहीं ले सकते थे। इन लोगों को बचाने के लिए उसे सभी को सुरक्षा के लिए डेक की ओर ले जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि पिएट्रो पहले ही जहाज के हर कोने की खोज कर चुका था, जबकि साइमन की तलाश में और जहाज पर कोई अलार्म या सार्वजनिक पता प्रणाली नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अगर उसने भीड़ को बचाने का विकल्प चुना, तो साइमन खतरे में होगा और पिएट्रो सभी को व्यक्तिगत रूप से नहीं बचा सकता था।
भागती हुई लोगों की लहर उसकी पहुंच से परे थी। जब पिएट्रो इस दुविधा का सामना कर रहा था, उसने एक आशा की किरण देखी। चो युन चान साइमन को लिए हुए डेक की ओर दृढ़ता से बढ़ रहा था। तुम जानते हो कि वे दुनिया में सबसे अच्छे कैसे बने, चाहे वह तकनीक हो या लोग। जब हम उन्हें प्राप्त कर लेते हैं तो हम उन्हें आसानी से नहीं छोड़ते। यह व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है, इसलिए उसे मुझ पर छोड़ दो, तुम जो करना चाहते हो करो। पिएत्रो ने महसूस किया कि वह छोटा लड़का, जिसे उसने एक बार बचाया था, अब एक ऐसे आदमी में बदल गया है जो आसमान के एक टुकड़े का समर्थन करने में सक्षम है। पिएत्रो ने संक्षेप में उसका धन्यवाद किया और मुड़ा और उस ओर दौड़ पड़ा जहां विषैला गैस फैल रहा था। इस क्रिया ने चो यून चांग को स्तब्ध एडमिरेशन में छोड़ दिया। पिएत्रो ने बिना किसी हिचकिचाहट के विषैले धुंध में प्रवेश किया। चोई ने समझा कि उसे इस युवा आदमी को रोकना चाहिए था। उसने गुप्त रूप से आशा की कि वह असंभव को प्राप्त कर सके, जैसे उसने एक बार किसी और के लिए आशा की थी। वह परिचित भावना फिर से उमड़ आई। इस बीच तलवार भूत ने पहले से ही महंगी शराब तैयार कर ली थी, चुपचाप विष को फैलने का इंतजार कर रही थी, जिसके बाद वह पिएत्रो के शरीर की तलाश में जा सकेगी। तब वह अपने बॉस के सामने 7.6 अरब का इनाम प्राप्त कर सकती थी। हालांकि अचानक पूरा जहाज इनएक्सप्लिकेबली झुकने लगा, जिसने तलवार भूत को बहुत पजल्ड कर दिया। उसने विश्वास किया कि ऐसा समस्या उसके द्वारा बनाए गए जहाज के साथ असंभव था। 5 मिनट पहले पिएत्रो ने नियंत्रण कक्ष में सफलतापूर्वक घुसपैठ की और जहाज के नियंत्रण प्रणाली में कुशलता से हैक किया। हर बड़े जहाज में 3 बैलास्ट टैंक होते हैं जो पानी से भरे होते हैं ताकि जहाज का संतुलन बना रहे। यदि इनमें से किसी एक टैंक का पानी निकाला जाए तो जहाज संतुलन खो देगा और एक दिशा में झुक जाएगा। एक जहाज पर बिना किसी प्रसारण उपकरण के और जन मासेस के पैनिक की स्थिति में पिएत्रो जानता था कि उन्हें तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शित करने का सबसे प्रभावी तरीका उनके प्राचीन प्रवृत्ति का उपयोग करना था। एक झुकते क्रूज जहाज से बचने के लिए स्वाभाविक रूप से उन्हें ऊपर की ओर भागने के लिए प्रेरित करेगा, विशेष रूप से डेक, जो विषैले गैस से दूर एकमात्र स्थान थे। केवल ऊपर की ओर दौड़ने से ही वे जीवित रह सकते थे। जैसे जैसे लोग ऊपर की ओर दौड़े, वायुमंडल से भारी विषैला गैस जहाज के निचले स्तरों पर रुक जाएगा और फैलना बंद कर देगा। जहाज को स्थिर करने से पहले उसे तलवार भूत को हराना था और सभी को बचाना था। हो रहे अराजकता को देखते हुए तलवार भूत क्रोध से जल रही थी। उस क्षण किसी ने रिपोर्ट की, पिएत्रो अब नीलामी हॉल में है। उसने अंधेरे में हंसते हुए धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने शुरू किए। थोड़ी देर बाद वह और उसकी अधीनस्थ नीलामी हॉल में पहुंचे। तब तक पिएत्रो पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। पिएत्रो के आकृति को देखकर तलवार भूत पजल्ड हो गई। यह बच्चा क्यों है? बूढ़ा आदमी कहा गया। पिएत्रो ने उन्हें ठंडे नजरों से देखा, अपने हत्या के इरादे को दबाते हुए। यह देखते हुए कि उसने प्रतिक्रिया नहीं दी, तलवार भूत ने उसे मारने के लिए अपनी तलवार खींचने की तैयारी की। हालांकि पिएत्रो ने माइक्रोफोन उठाया और धीरे धीरे घोषणा की, भूत क्रूज की अंतिम नीलामी शुरू होने वाली है। आज का लॉट एक नया शिष्य है जिसे ग्लोरी क्लब के नए मालिक द्वारा व्यक्तिगत रूप से चुना गया है। तलवार भूत ने अपनी भौहें चिढ़ाई। पूरी तरह से भ्रमित, यह मूर्ख क्या कह रहा है, उसका गुस्सा असंयमित हो गया। चूंकि वह जापान में घूमने वाले भूत तलवार की प्रमुख थी, यामातो राष्ट्र की सबसे मजबूत तलवारबाज। शुरुआती बोली 100 कोरियाई एक अपमानित महसूस करते हुए तलवार भूत ने तुरंत अपनी तलवार खींची और गरज उठी, तुम मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हो। सौभाग्य से उसे भालू जैसे आदमी ने रोक दिया। 100 कोरियाई कोई कड़वा नहीं। फिर 51, अगर नहीं तो 31 चलेगा। वास्तव में यह और सस्ता नहीं हो सकता। कोई 10 के लिए? क्या अफसोस, कोई नहीं चाहता। तुम उदास मत हो, तलवार भूत, मैं तुम्हारी जिंदगी को उचित मूल्य पर सुनिश्चित करूंगा। तुम्हें क्या लगता है, 01? लेकिन मेरे पास एक सवाल है।
क्या उस रात तुमने वास्तव में सोचा था कि तुम चक्करदार तलवार संत को हरा चुके हो? ऐसा लगता है कि तुमने अपनी क्षमताओं का अधिक मूल्यांकन किया है। आज मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं कि उस युग की चक्करदार तलवार वास्तव में कैसी दिखती थी। भालू जैसे आदमी ने यह सुनकर चौंक गया, यह बच्चा तो मुश्किल से 20 का है। वह चक्करदार तलवार तकनीक की नकल कैसे कर सकता है? फिर भी पिएत्रो की नजरें आत्मविश्वास और शांति से भरी थीं। हत्या के इरादे की यह अडिग आभा भालू जैसे आदमी को असहज कर रही थी। उसने तुरंत तलवार भूत को सलाह दी कि वह पीछे हटे, यह दावा करते हुए कि वह पहले पिएत्रो का सामना करेगा। लेकिन पिएत्रो की अपमान के बाद लाड भूत की क्रोध पहले से ही भड़क गई थी और उसने अपनी दुर्लभ भूत आंख को छोड़ दिया। भालू जैसे आदमी को आदेश दिया कि वह हस्तक्षेप न करे। उस क्षण उसकी अभिव्यक्ति और दृष्टि उस समय की याद दिला रही थी जब उसने 2000 लोगों का वध किया था, जैसे वह उस रक्तपात की स्थिति में लौट रही हो। उसने धीरे धीरे अपने जूते उतार दिए, पिएत्रो पर व्यंग्य करते हुए, तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कैसे मरना चाहते हो, और मैं इसे उदारता से पूरा कर सकता हूं। उस क्षण पिएत्रो ने चुपचाप देखा, चुप रहा। उसे पता था कि यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। उसके जूते उतारने की क्रिया संदिग्ध लग रही थी। क्या यह केवल अपने वजन को हल्का करने के लिए थी ताकि उसकी गति बढ़ सके? यह असंभव लग रहा था कि केवल गति से शिष्य का स्थान सुरक्षित किया जा सके। भटकते भूत तलवार कबीले के लिए तलवार भूत का शीर्षक केवल सबसे मजबूत के लिए है जो पिछले पीढ़ी की विरासत को आगे बढ़ा सकता है। इस महिला का अपने जूते उतारना केवल वजन कम करने के लिए नहीं था, बल्कि क्योंकि उसके पास अद्भुत गति थी। रहस्य उसके तलवों में था। भूत के जूते उसके आंदोलनों के लिए अतिरिक्त गतिज ऊर्जा प्रदान करते थे। उच्च गति में गति की अनिवार्य वैक्यूम अवधि को हल करने के लिए उन्होंने उसे एक स्थान पर तेजी से स्थानांतरित करने और जल्दी से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की अनुमति दी, जिससे उसे उच्च गतिशीलता मिली। इस प्रकार गतिज ऊर्जा को शक्तिशाली बल में परिवर्तित किया गया, जिससे उपयोगकर्ता की विनाशकारी शक्ति कई गुना बढ़ गई। इस उत्साह को देखकर भालू जैसे आदमी को अपनी चिंताओं को स्वीकार करना पड़ा। तलवार भूत की गति अत्यंत तेज थी और वह हर चाल के बाद हवा में विलीन हो जाएगी। ऐसे प्रतिकूलता के खिलाफ यहां तक कि पिएत्रो को भी पलटवार करने का अवसर खोजने में कठिनाई होगी। दूसरे शब्दों में, जब तक पिएत्रो उसकी कमजोरी को पकड़ नहीं लेता, तलवार भूत अजेय बनी रहेगी। इसके बावजूद भालू जैसे आदमी को अभी भी संदेह था। स्पष्ट रूप से पिएत्रो रक्षात्मक था, लेकिन उसकी आंखों में हार का कोई संकेत नहीं था, बल्कि वे अत्यंत शांत थीं। इसके अलावा वह तलवार भूत के हर कदम को ध्यान से देख रहा था। असहज महसूस करते हुए भालू जैसे आदमी ने तलवार भूत को रोकने की कोशिश की। यह बच्चा थोड़ा अजीब है। हालांकि तलवार भूत ने उसे नजरअंदाज करते हुए गुस्से से भालू जैसे आदमी को लात मारी और डांटते हुए कहा, अब से हस्तक्षेप मत करो, बस वहां रहो और देखो और अपना मुंह बंद रखो। लेकिन पिएत्रो ने इसे इस तरह नहीं देखा। तुम्हारी पहले की क्रिया ने तुम्हें सांस लेने के लिए मजबूर कर दिया। तुमने उसे मदद क्यों नहीं करने दिया? ठीक है, तुम साइमन की तुलना में तेज हो, लेकिन यह कुछ खास नहीं है। ऐसा लगता है कि तलवार भूत वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं है। इस अपमान और उत्तेजना का सामना करते हुए उसने क्रोध में अपने दांतों को भींच लिया। वह रिलेंटलेस हत्या के इरादे के साथ सीधे पिएत्रो पर चार्ज कर गई। इसके जवाब में पिएत्रो ने उसकी आक्रमण का सामना चक्करदार तलवार तकनीक के साथ किया। फिर दोनों योद्धा अपने हमलों की अंतिम स्थितियों में पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हो गए, जैसे समय ने क्षणिक रूप से रुक गया हो। तलवार भूत की पुतलियां विस्मय में फैल गईं, इस दुस्साहसी युवा आदमी को देखते हुए। जबकि पिएत्रो शांत रहा। क्या तुम उत्सुक नहीं हो कि मैंने तुम्हारे सभी आक्रमण मार्गों को कैसे ब्लॉक किया? तुमने फर्श और खंभों के खिलाफ इतनी शक्ति से लात मारी, अद्वितीय गति प्राप्त की, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि तुम्हारे पास एक घातक कमजोरी है। ध्वनि की दिशा से कोई यह निर्धारित कर सकता है कि तुम कहाँ लात मारोगे। यह मूलतः मुझे तुम्हारे आक्रमण की दिशा बताता है। दूसरे शब्दों में, बस अपनी तलवार को तुम्हारी पथरेखा में रखकर मैं आसानी से तुम्हारे आक्रमणों को रोक सकता हूं। और यह चक्करदार तलवार संत की ओर से लौटाया गया एक उपहार है। उस क्षण तलवार भूत भालू जैसे आदमी की बाहों में संघर्ष कर रही थी,
लगातार बड़बड़ाते हुए, अब तुरंत उस चीज को विस्फोट करो। मुझे इस इंसोलेंट ब्रैट को व्यक्तिगत रूप से काटना होगा। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ छत उड़ गई। यह अनुभव पिएत्रो के लिए बहुत परिचित था। यह उनके पहले मुठभेड़ से वही सुगंध थी। जैसे जैसे धुंध धीरे धीरे बसने लगी, तलवार भूत ने एक सिनिस्टर मुस्कान प्रकट की। तुम खत्म हो गए, यहां तक कि अगर पिएत्रो यहां होता तो उसके पास इसका सामना करने का कोई साधन नहीं होता। यह क्षेत्र केवल मेरा है। उस हॉल प्रकार की सुगंध का सामना करते हुए पिएत्रो ने भागने का विकल्प नहीं चुना। दुश्मन ने दिल से हंसते हुए कहा, वह वास्तव में एक मूर्ख है। जो कोई भी इस सुगंध को सूंघता है, वह नशे में एक मेमने की तरह हो जाता है जो काटने के लिए तैयार है। और फिर भी यह बच्चा भागता नहीं है, वह बस वहां खड़ा है, चकराया हुआ। ठीक उसी समय जब तलवार भूत ने एक घातक प्रहार करने और उसकी जिंदगी समाप्त करने की तैयारी की, उसने पाया कि पिएत्रो अनैच्छिक रूप से धुएं में सवार हो रहा था। उसने अपनी जैकेट उतारी और उसे अपनी तलवार के चारों ओर लपेट दिया। भालू जैसे आदमी को भी समझ में नहीं आया, क्या उसे अब तक हैल्यूसिनेट नहीं होना चाहिए था? तलवार भूत ने कुछ महसूस किया। क्या यह हो सकता है कि वह इस पूरे समय अपनी सांस रोक रहा है? लेकिन फिर भी तुम हमेशा के लिए अपनी सांस नहीं रोक सकते। फिर पिएत्रो ने अपनी तलवार को एक मजबूत शराब की बोतल से भिगो दिया। जिस सुगंध पर तुम निर्भर हो, मुझे दिखाने दो कि यह वास्तव में कितनी बेकार है। फिर पिएत्रो ने जलती हुई तलवार को हवा में लहराया, नशीली धुंध को प्रज्वलित करते हुए। तलवार भूत स्टन थी और भालू जैसे आदमी को तभी समझ में आया कि क्या हो रहा था। सुगंध, एक नरम सामग्री जिसमें 60% शराब होती है, अत्यधिक ज्वलनशील होती है। जब पहली बार तलवार भूत ने इस युवा आदमी का सामना किया था, तब उसने पहले ही रहस्य का पता लगा लिया था। फिर भी तलवार भूत ने हार नहीं मानी। इसके बावजूद हॉल अभी भी महंगी सुगंध के धुएं से भरा हुआ था। पिएत्रो ने जलती हुई तलवार को फर्श में घुसा दिया और आग तुरंत भड़क उठी। तलवार भूत चौंक गई, यह कैसे हो सकता है? पिएत्रो ने पहले शराब की बोतल नहीं फेंकी थी ताकि तलवार भूत की क्रियाओं को रोक सके, बल्कि कमरे के फर्श को शराब से भरने के लिए। वह शुरुआत से ही युद्ध क्षेत्र को सेट कर रहा था। इस क्षण में स्थिति को अपने लाभ में बदलने के लिए तलवार भूत क्रोध से अभिभूत होकर अपनी तलवार के साथ आगे बढ़ी, लेकिन अब वह अत्यधिक खून बहाने और कमजोर गति के साथ थी, इसलिए वह अब कोई खतरा नहीं पैदा कर सकती थी। उसकी सीमाएं समाप्त हो चुकी थीं। लेकिन अचानक जो कुछ पिएट्रो ने देखा, उसने उसे चौंका दिया। भालू जैसे व्यक्ति ने तलवार भूत की क्रिया को एक हाथ की चॉप से रोक दिया। एक हाथ खोने से गंभीर खून बहने का कारण बनेगा और उसकी उच्च रक्तचाप के कारण लड़ाई जारी रखना खतरनाक होगा। उसे शांत करना इस समय सही निर्णय था। पिएट्रो ने सोचा कि भालू जैसे व्यक्ति उसका अगला प्रतिद्वंद्वी होगा, लेकिन इसके बजाय वह पलटा और तलवार भूत के साथ दृश्य से भाग गया। जलते हुए गोल्फ जहाज के गलियारे की ओर जाते हुए एक भालू जैसे व्यक्ति को पछतावा हुआ कि उसे अकेले लड़ने नहीं देना चाहिए था, जबकि पिएट्रो, जिसने लड़ाई खत्म करने और जाने की योजना बनाई थी, एक अनसुलझे रहस्य के साथ रह गया। वांडरिंग घोस्ट ब्लेड संगठन के बारे में जब उसने जयवान के साथ उनकी पहचान की जांच की, पिएट्रो ने कुछ बहुत अजीब खोजा। उसने अधिकतम 2000 लोगों को मारा था, लेकिन वह नए साइमन के रूप में कैसे योग्य हो सकती थी? ग्लोरी में प्रत्येक शिष्य उससे अधिक शक्तिशाली था और एक परमाणु हथियार से अधिक मूल्यवान था। वह शिष्य बनने के लिए पूरी तरह से अयोग्य थी। फिर भी व्यापक डेटा की समीक्षा करने के बाद उसने पाया कि उसकी क्षमताएं साइमन की तुलना में बहुत कमजोर थीं। फिर भी ग्लोरी का नया बॉस ने उसे भर्ती किया था। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? पिएट्रो का संदेह तब पुष्टि हुआ जब वह अकेले जहाज के डेक पर आया और एक आकृति धीरे धीरे उसके पीछे उभरी। यह पता चला कि वह असली शिष्य साइमन, कोड नाम साइमन कागेयामा, रैंक शिष्य था। पिएट्रो उसकी ताकत से उलझन में था। तुम किसी और की छाया बनने का क्यों चुनाव करते हो? तुम्हें इस उद्योग में इतना जिज्ञासु होने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग जिज्ञासु होते हैं, वे लंबे समय तक नहीं टिकते। पिएट्रो ने खुद को शांत रखने के लिए मजबूर किया। यह व्यक्ति एक छाया की तरह था जो किसी भी रिकॉर्ड में कभी नहीं दिखाई दिया। नाथानियल के साथ पिछले युद्ध के दौरान पिएट्रो ने केवल कुछ क्षमताओं की झलक देखी थी।
अब एक पूरी तरह से अज्ञात व्यक्ति का सामना करते हुए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसे उसकी लड़ाई की शैली के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जो पिएट्रो पर भारी दबाव डालती थी। अभी हाल ही में हुए संक्षिप्त आदान प्रदान से पिएट्रो और अधिक संदेह में पड़ गया, क्योंकि वह इस आदमी को बिल्कुल नहीं समझ सका। उसकी मुद्रा बहुत नीची थी, जो कराटे से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी, जबकि उसने हजारों लड़ाइयों का अनुभव किया था। उसने कभी नहीं देखा कि कोई इंसान इस लड़ाई की शैली का उपयोग करे। क्या वह अभी भी कुछ छिपा रहा है, या यह कोई गुप्त तकनीक है जिसे वह खुद भी नहीं जानता? हालांकि उसकी हरकतें पूरी तरह से खुली थीं, गर्दन, छाती, पेट पूरी तरह से असुरक्षित थे, उसकी लड़ाई की शैली असामान्य रूप से अप्राकृतिक लग रही थी। यह पिएट्रो को भ्रमित कर रहा था, उसकी क्रियाएं पूरी तरह से किसी भी लड़ाई कौशल से रहित लग रही थीं। संक्षिप्त आदान प्रदान के बाद केजियो ने पिएट्रो की ताकत को महसूस किया, लेकिन बस इतना ही। उसने सोचा कि उस चीज का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी प्राकृतिक प्रतिभा की तुलना में तुम्हारा हमला और रक्षा पैटर्न बहुत सरल और बेवकूफी भरा है। तुमने शायद लड़ाई कौशल का ज्यादा अध्ययन नहीं किया है ना? सटीक रूप से तुम उन्हें सीख नहीं सके। यह वास्तव में समझना कठिन है। तुम्हारे पास स्पष्ट रूप से वह क्षमता है, तुम हमेशा तलवार भूत के पीछे क्यों छिपते हो? क्या तुम्हारी प्रकृति को रोकने वाला कुछ है, या क्या तुम अपने मास्टर के बिना कुछ नहीं कर सकते? केजे भी चौंका हुआ था। यह आदमी उसके पीछे के रहस्यों को कैसे जानता था, लेकिन फिर भी उसे तलवार भूत की रक्षा करनी थी। इसलिए उसने पिएट्रो पर चार्ज किया। यह क्रिया पिएट्रो को और अधिक मोहित कर गई। सभी आंदोलन बेपरवाह थे, लेकिन साथ ही साथ रचनात्मकता से भरे हुए थे। शायद उसे कोई लड़ाई कौशल सीखने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ऐसा लगता था कि वह कभी भी किसी से खतरा महसूस नहीं करता था, जैसे एक जन्मजात शिकारी, स्वाभाविक रूप से प्रतिद्वंद्वी की गर्दन को काटते हुए और फिर शिकार का सिर फाड़ते हुए। लेकिन एक चीज अभी भी अस्पष्ट थी, वह अभी भी एक रहस्य छिपाता हुआ प्रतीत होता था। इस युवा आदमी का सामना करते हुए केजे भी कुछ नर्वस था, क्योंकि वह हमेशा एक जगह पर निशाना बना रहा था। उसके पैर हमेशा उसके आंदोलन को सीमित करने के लिए जाल बिछाने के बारे में सोचते थे। केजे की चपलता उसके लिए निराशाजनक होनी चाहिए थी। लेकिन तुम्हें मेरी तलवार भूत के साथ लड़ाई देखने के बाद कुछ समझ लेना चाहिए था, इसलिए मेरा बाइट अधिक परिष्कृत होना चाहिए। तुमने शायद कभी भी एक ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी होगी जिसमें दिमाग की आवश्यकता हो, है ना? अपनी मेहनत बर्बाद मत करो, यहां तक कि एक आरा भी इस श्रृंखला को काटने में मुश्किल से सक्षम होगा। हालांकि केजे की आस्तीन में एक सेट के पंजे वाले दस्ताने छिपे हुए थे। न केवल जंग लगने के लिए प्रतिरोधी, बल्कि अपनी खुद की त्वचा को काटने में भी सक्षम, जिसका मतलब था कि उसने अपनी खुद की रक्त का उपयोग करके अपने गले के चारों ओर लोहे की श्रृंखला को पिघलाने के लिए। यही कारण था कि वह एक शिष्य बन सका, लोगों को पिघलाने की शक्ति उसने नीलामी में प्रदर्शित की थी। इसे देखते हुए पिएट्रो अत्यधिक सतर्क हो गया। ऐसी क्षमताएं होने का मतलब था कि वह काजियो के करीब सावधानी से नहीं जा सकता। जब काजियो ने उस पर चार्ज किया, तो पिएट्रो ने ऐसा प्रतीत किया कि वह हमले से बच नहीं सका, लेकिन अगले ही क्षण पिएट्रो ने केजे का हाथ पकड़ लिया, जो उसके चेहरे के ठीक सामने था। यह पता चला कि पिएट्रो ने निकटता से केजे के हाथ का अवलोकन करने के लिए बचने का नाटक किया था। अभी हाल ही में हुई पुष्टि ने पिएट्रो को कुछ समझने पर मजबूर कर दिया। यह वही होना चाहिए जो उसने जाना था, विशैला तेंदुआ वंश, जो अपने रक्त के साथ सब कुछ पिघलाने के लिए जाना जाता था। यहां तक कि पिएट्रो खुद भी आश्चर्यचकित था। यह परिवार बहुत समय पहले दुनिया से गायब हो गया था, उनके वंशजों का नरसंहार किया गया था। क्या केवल तुम विशैला तेंदुआ वंश के जीवित बचे हो, जो अपने अत्यधिक संक्षारक रक्त के साथ किसी भी चीज को पिघलाने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध था, एक रात में समाप्त कर दिया गया?
उन्हें विलुप्ति के लिए पीछा करने वाले लोग जापान के एक और अधिक प्रसिद्ध कबीले से थे, वांडरिंग घोस्ट ब्लेड, लेकिन उन्होंने एक एकल बच्चे को जीवित छोड़ दिया, यह सोचकर कि इन अराजक समयों में एक अकेला जीवित बच्चे को छोड़ना मजेदार होगा। हालांकि इस एकमात्र जीवित बच्चे ने वांडरिंग घोस्ट ब्लेड के भीतर अद्भुत प्रतिभा प्रदर्शित की, यहां तक कि अनजाने में अपने सहपाठियों को घायल कर दिया। उसे नहीं समझ आया कि यह क्यों हुआ, यह सोचते हुए कि यह केवल नियमित मार्शल आर्ट की स्पारिंग थी। उसकी तेजी से बढ़ती प्रगति ने कबीले का ध्यान आकर्षित किया। विशैला तेंदुआ का यह वंशज अपने अम्लीय रक्त के साथ लगातार मजबूत और अधिक असंयमित होता गया। कबीले ने उसे नियंत्रित करने के लिए एक अनूठा तरीका सोचा, फ्ली मार्केट की कहानी का उपयोग करते हुए। एक फ्ली 1 मीटर ऊंचा कूद सकता है, अपने आकार से लगभग 200 गुना, लेकिन अगर उसे ढक्कन वाली जार में 3 दिनों के लिए रखा जाए, तो जब ढक्कन खोला जाता है तो वे अब बाहर नहीं कूदेंगे। वे मान लेंगे कि यही उनकी सीमा है। इसलिए उसकी वृद्धि को रोकने और उसे एक जार प्रदान करके वे उसे नियंत्रित कर सकते थे। इसके बाद वह कबीले के प्रशिक्षण में कभी नहीं दिखाई दिया। उसे सभी द्वारा बहिष्कृत और अलग थलग कर दिया गया, किसी भी मार्शल आर्ट प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उसके अद्वितीय रक्त के कारण कोई भी उसके पास रहना नहीं चाहता था। यहां तक कि दुश्मनी और शारीरिक हमलों का सामना करते हुए एक छोटे लड़के के रूप में वह यह नहीं समझ सका कि वह अन्य सभी की तरह प्रशिक्षण और बढ़ने में क्यों असमर्थ था। उसने क्या गलत किया था? क्यों उसे केवल जन्म लेने के लिए नफरत की गई? एक घूंसा और गुस्से ने 1 दशक पुराना पेड़ गिरा दिया। अचानक एक चिड़िया उसके बगल में पेड़ से गिर गई। उसकी अकेली आकृति को देखकर उसने इसे अपनी ही एकाकीता से जोड़ा और पेड़ पर चढ़ने का निर्णय लिया ताकि इसे उसके घोंसले में वापस लौटा सके, लेकिन चढ़ने पर उसने देखा कि चिड़िया उसकी हथेली में पिघल गई थी। इसे देखकर वह और भी अधिक दुखी हो गया। यह पता चला कि कोई भी या कोई जीव उसके करीब नहीं आ सकता था। तब से उसने समझ लिया कि वह हमेशा अकेला रहेगा, किसी के करीब नहीं जा सकेगा। सभी उसे नफरत करेंगे और उससे दूर रहेंगे। इसलिए चूंकि सभी उसे टालने और नफरत करने वाले थे, तो वह उन्हें और भी ज्यादा डराने का प्रयास करेगा। इसके बाद वांडरिंग घोस्ट ब्लेड के 23वें पीढ़ी के प्रमुख वासुकी हिदेयाकी ने महसूस किया कि वे उसकी वृद्धि को नियंत्रित नहीं कर सकते। उसने अकेले ही शक्तिशाली दूसरे या आपके परिवार को नष्ट कर दिया, एक दृश्य छोड़ते हुए जो एक जानवर की तरह भयानक था। उसकी गंध एक अद्भुत क्षमता थी, जो अत्यधिक धमकी देने वाली भी थी। वह रात में एक जानवर की तरह था। एक स्पेक्ट्रल शिकारी बनने के लिए जन्मा। दुर्भाग्य से इस वंशज की नसों में बहने वाला रक्त वांडरिंग घोस्ट ब्लेड का नहीं था। जब तक वह अपने मालिक से ऊपर नहीं उठता, तब तक इस सब में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केजे को यह बहुत अच्छे से पता था, फिर भी उसने एक छाया बनने का चुनाव किया। वह आदमी जो तलवार भूत के पीछे सुरक्षा करता है। तुम क्या कर रहे हो, भटकते भूत ब्लेड वंश के अधीन सेवा करते हुए जिसने तुम्हारे परिवार को रौंद दिया? तुम अपनी स्वतंत्र सेट स्थापित कर सकते थे, क्यों खुद को नीचा दिखाते हो? केजे को भी यह अजीब लगा। यह युवा आदमी उसके रहस्य को कैसे जानता था? इस दुनिया में तलवार भूत का सामना करने वाले लोग बहुत कम हैं, और वह निश्चित रूप से ऐसे लोगों से अनजान नहीं हो सकता। तो क्या तुम वास्तव में जानना चाहते हो? तो तुम्हें मुझे हराना होगा। पिएट्रो का हमला कागेओ के ठोड़ी पर सही निशाना साधा, लेकिन ऐसे बेढंगे हमले का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पिएट्रो अभी भी पलटकर हमला कर सकता था, क्योंकि हमलों में पर्याप्त ताकत की कमी थी। अगर पिएट्रो अपनी ताकत बढ़ाता तो उसकी खुद की ब्लीडिंग उसके खिलाफ एक हथियार बन जाती। ऐसा लगता है कि बिना उसके विष को निष्क्रिय किए पिएट्रो जीत नहीं सकता। उसे अगला क्या करना चाहिए? अचानक पिएट्रो ने कुछ दिलचस्प देखा, और कागेओ ने भी वही किया। विष की संक्षारक प्रकृति मजबूत हो गई। उस क्षण कागेओ ने एक सुझाव दिया, बस मुझे पिएट्रो के ठिकाने बताओ और मैं तुम्हें जाने दूंगा। क्या तुम सोचते हो कि कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं लड़ सकता? उसके सामने दृश्य देखकर केजे पूरी तरह से चुप हो गया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? लेकिन पिएट्रो शांत और संयमित रहा। एक मजाक असंभव है। मैं तुम्हारे खिलाफ गंभीरता से लड़ रहा हूं, लेकिन तुम यह नहीं सोच सकते कि यह झाड़ू तुम्हारी जिंदगी का अंत करने वाला हथियार होगा। क्या वह पागल हो गया है? कागेओ ने अपने आप से सोचा।
यह जानते हुए कि उसकी अजेय पंजे किसी भी चीज को तुरंत चूर चूर कर सकते हैं, क्या तुमने सोचा कि दूर से हथियार का उपयोग करना तुम्हें एक महत्वपूर्ण लाभ देगा? एक बार जब तुम मारे जाओगे तो तुम इसके पीछे की तर्क समझोगे। कागेओ अत्यधिक सतर्क हो गया। हालांकि झाड़ू की संभावित कार्यक्षमता के बारे में स्पष्ट नहीं था, वह एक चीज के बारे में निश्चित था, पिएट्रो हमेशा अपने दिमाग से लड़ता था। जैसे शतरंज खेलना, कई चालें पहले से योजना बनाना, इसलिए झाड़ू निश्चित रूप से एक रहस्य रखती थी जिसके बारे में वह अनजान था। यकीनन, पिएट्रो ने दूर से हमला करना शुरू किया, झाड़ू को इतनी तेजी से घुमाते हुए कि कियो को आसानी से नजदीक आने में कठिनाई हुई। हालांकि ये हमले कोई घातक नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, इसलिए कियो ने बचाव छोड़ने और सीधे चार्ज करने का निर्णय लिया। क्योंकि उसके एक स्पर्श का मतलब पिएट्रो की मौत होगी। हालांकि केजे का आत्मविश्वासी कदम पिएट्रो के हाथों में खेल गया। पिएट्रो ने तेजी से झाड़ू को केजे के छोटे पंजों के चारों ओर लपेटा। फिर झाड़ू को तेजी से मोड़ते हुए अपने हथियार को फंसाने का लक्ष्य रखा, फिर भी इससे केजे पर कोई असर नहीं पड़ा। वह इसे अपनी एक उंगली के झटके से आसानी से खोल सकता था। केजे के तीव्र हमले का सामना करते हुए पिएट्रो शांत और बेपरवाह रहा। जबकि कागेओ को पूरी तरह से कम आंका गया, उसने अपने छोटे पंजे उठाए और जोर से चार्ज किया। हालांकि कागेओ अजीब तरह से जमीन पर गिर गया, उसके बाद दर्द की चीखें आईं। तुमने क्या किया? पिएट्रो ने दृश्य को देखा जैसे सब कुछ उसकी अपेक्षाओं के भीतर था। वह जानता था कि केजे की क्षमताएं भयानक थीं, न केवल निकट संपर्क को रोकना बल्कि उसके खून के संपर्क से बचने के लिए निरंतर सतर्कता की आवश्यकता थी। एक बार छूने पर इसका मतलब उसके लिए निश्चित मौत होगी। लेकिन केजे का खून भी एक घातक कमजोरी रखता था, इसकी उच्च अम्लता के कारण। जब यह एक मजबूत क्षारीय सफाई एजेंट के संपर्क में आता, यह रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया करेगा, अम्ल को निष्क्रिय करेगा और केजे का गर्वित हथियार अस्तित्व में नहीं रहेगा। अपने हाथों में दर्द सहते हुए केजे ने आखिरकार समझा, तो इस बच्चे ने अभी झाड़ू का उपयोग करके मेरे हाथों को एक मजबूत क्षारीय डिटर्जेंट से कोट किया, अपने खून के लाभ को खोने के बावजूद। केजे को अभी भी विश्वास था कि वह लड़ाई जारी रख सकता है। आखिरकार उसके पास अभी भी वह जंगली प्रतिक्रियाशीलता थी। उस क्षण पिएट्रो उस दृश्य से चौंक गया और कागेओ की क्रिया इस प्रकार बाधित हो गई। तलवार भूत युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ी, अपनी थकी हुई शरीर को खींचते हुए। पिएट्रो ने सोचा कि अगर वह सच में अपनी जान बचाना चाहती थी तो उसे पहले ही निकल जाना चाहिए था, लेकिन स्वॉर्ड घोस्ट लगातार बड़बड़ा रहा था। मुझे उसे मारना होगा। फिर भी वह एक तलवार भी नहीं पकड़ पा रही थी। मैडम, क्या आप ठीक हैं? क्या मैंने आपको नाव में रहने के लिए नहीं कहा था? आप यहां क्या कर रही हैं? इससे केवल चीजें और खराब होंगी। चुप रहो, मैं उसे मारने जा रही हूं। मैंने आपको वादा किया था कि जब यह सब खत्म होगा हम चले जाएंगे। इसे मुझ पर छोड़ दें, मैं पिएट्रो को भी ढूंढ सकता हूं। मुझे यह करना होगा, मुझे वही होना चाहिए जो इसे पूरा करे। लोगों को अपने मालिक का पालन करना चाहिए। मैडम, एक मिनट रुकिए, कृपया अपनी समझदारी पर आइए, अपनी आंखें खोलिए, पीछे देखिए। मैं हमेशा उस विशाल दरवाजे से बाहर निकलने की इच्छा रखता था, उस जगह को छोड़ने की, क्योंकि बाहर जाने पर कबीले का दमनकारी माहौल नहीं होता। लेकिन मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि युका बड़ा भाई, क्या ये फूल सुंदर नहीं है? ये फूल सच में सुगंधित हैं। आओ और इन्हें सूंघो। तुम्हारे साथ रहकर हवा गर्म है और यहां तक कि जीवन भी अर्थपूर्ण है। उन फूलों की खुशबू मेरे घृणा, अकेलेपन और दुख को दबा देती है और यहां तक कि स्थिति और कुलीनता के भेद भी गायब हो जाते हैं। मैडम, आपको मुझे बड़ा भाई नहीं कहना चाहिए। कोई बात नहीं, आप युका से बड़ी हैं। बड़ा भाई सच में। मुझे ऐसा मत कहो, मैं नहीं चाहता। आप बड़ी हैं, बड़ा भाई कागेओ, लेकिन खुशी हमेशा क्षणिक होती है। स्थिति के भेदों के कारण पहचाने जाते हैं, जिसके कारण मुझे बुरी तरह पीटा जाता है, यहां तक कि हमारे रक्त के कारण। हम एक दूसरे को अपनी इच्छा से छू नहीं सकते। शायद यह मेरा शापित रक्त है, शायद यह आपका कुलीन रक्त है, लेकिन निश्चित रूप से इस रिश्ते का मतलब है। हम कभी उस सीमा को पार नहीं कर सकते। उसके बाद के दिनों में मैं केवल दूर से आपको देख सकता था, क्योंकि आप अंततः भटकते हुए भूत की तलवार का उत्तराधिकारी बनने वाले हैं और आपके साए में रहना मेरे लिए काफी है। आपका जन्मदिन भी बहुत भव्य था, अनगिनत मूल्यवान उपहारों के साथ।
जिसमें आपका पसंदीदा परफ्यूम भी शामिल था, सभी महंगे सामान और मेरा सस्ता परफ्यूम, मैं इसे आपको भी नहीं दे सका, जिसकी कीमत 800 येन थी। यह आपके लिए बहुत कमतर था। मूल रूप से खुश रहने वाली और हंसने वाली युका एक दिन अचानक बदल गई। दोस्ताना यामादा गुमी कबीला अप्रत्याशित रूप से भटकते हुए भूत की तलवार पर हमला कर दिया और मैं केवल युका की सुरक्षा की परवाह कर रहा था। किसी और के बारे में न सोचते हुए मैं केवल आपको लेकर उस खतरनाक जगह से भागा। उस दिन के बाद आप एक अलग व्यक्ति बन गई। आप दिन रात प्रशिक्षण करती रहीं, अपनी शारीरिक स्थिति की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए, प्रतिशोध के लिए, भले ही आप बीमार थीं। आप अपनी ताकत को बढ़ाने में लगी रहीं और मैं केवल चुपचाप देखता रहा, आपके साथ रहकर कई वर्षों तक एक गुफा में रहा। अंततः प्रशिक्षण के परिणाम के लिए अपनी जान का बलिदान किया। एक दिन वर्षों बाद आपने अपनी तलवार से कबीले का प्रतिशोध लिया। और मेरे रक्त के बाद, 2000 लोगों का वध करने के बाद, हम गायब हो गए, लेकिन प्रतिशोध लेने के बदले हमने लौटने के लिए अपना स्थान खो दिया। हम कई वर्षों तक बेकार भटकते रहे, जीवन में दिशा नहीं पा सके। तुमने मुझसे पूछा कि हमें कहाँ जाना चाहिए। बेशक जहाँ मालिक है, वही मेरा घर है। भले ही तुम मुझसे जाने के लिए कहो, मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, लेकिन तुम इस छिपने वाली जिंदगी से थक गई हो और धूप वाली जगह की इच्छा रखती हो, एक ऐसी जगह जहां कोई हमें पहचान न सके। और मुझे परवाह नहीं है कि वह जगह क्या है। जब तक तुम वहां हो, मुझे केवल तुम्हारे साए में रहना है। यही काफी है कि जियोहा मैडम, यह कैसे संभव है? आपके पास यह कैसे है? क्या आपको लगता है कि मैं पिछले 10 वर्षों से नहीं जानता था? मैंने हमेशा इसे अपने साथ रखा है। मैं इसे बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने कभी इसका उपयोग नहीं किया। क्या आप इसे मेरे लिए स्प्रे कर सकती हैं? नहीं, यह परफ्यूम समाप्त हो गया है। मैं इसे आप पर स्प्रे नहीं कर सकती। आप सच में खुशबू चुनने में जानकार हैं। वास्तव में एक जिसे मैं पसंद करती हूं। आपके साथ बिताए दिन सच में आनंदमय थे, सभी कीमती यादें। मुझे खेद है कि मैं हमारे वादे को नहीं रख सका। आपको अब से अच्छे से देखभाल करनी चाहिए बड़ा भाई कागेयो। यह मेरा रक्त है, इसे बाहर निकालो नहीं। मैंने कई बुरे काम किए हैं, यह शायद मेरी किस्मत है। इस तरह आप बेहतर जी सकेंगे, इसलिए कृपया इसे मेरे लिए खत्म करें। आप ऐसा नहीं कर सकती। युका कागेयो ने स्वॉर्ड घोस्ट को मजबूती से पकड़ा। अचानक के झटके ने उसे पहले ही अपनी तर्क शक्ति खोने पर मजबूर कर दिया। वह अचानक खड़ा हो गया, अपने हाथों से अपने ही सीने को काटते हुए। अम्लीय रक्त बहने लगा, केजे के जानवर जैसे हमले का सामना करते हुए। पिएत्रो को भी डर और आशंका का अनुभव हुआ, क्योंकि अब केजे केवल अपनी लापरवाही से नहीं लड़ रहा था, अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना। इसका केवल एक कारण था, उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी कि क्या वह मरेगा। वह बिना किसी रोकटोक के अपनी जंगली प्रकृति को उजागर कर रहा था। केजे का रक्त पिएत्रो के लिए नजदीक आना असंभव बना रहा, और उसकी क्रोधित स्थिति के साथ मिलकर यह स्थिति विशेष रूप से कठिन बना दी। अचानक केजे चौंक गया जब कई अग्निशामक उसके चारों ओर उड़ने लगे। तुरंत बाद पिएत्रो ने कई होटल के कमरे के कार्ड फेंके, जो तेजी से अग्निशामकों के सिलेंडरों को काटते गए। अग्निशामक केजे के पास ही फट गए। पिएत्रो का इरादा धुआं बनाकर केजे की दृष्टि को बाधित करना नहीं था, बल्कि अग्निशामकों से सूखे पाउडर को केजे पर चिपकाना था, जिससे एक रक्तस्राव रोकने वाला प्रभाव प्राप्त हो सके। केजे ने उन सभी को याद किया जिनसे उसने पहले लड़ाई की थी, जिनकी अंतिम अभिव्यक्तियां लड़ाई की इच्छा खोने की थीं। हालांकि उसके सामने खड़ा आदमी अलग था, बिल्कुल भी डर नहीं दिखा रहा था, जैसे कि उसके प्रतिभा और रक्त का उसके लिए कोई अर्थ नहीं था। केजे जो जमीन पर लेटा था, इस सब को लंबे समय तक समझ नहीं पाया, जैसे एक भ्रमित मक्खी एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रही हो। चाहे वह पिएत्रो से संबंधित हो या ग्लोरी क्लब से, यह युवा आदमी निश्चित रूप से एक रैंक से ऊपर था, जो एक शिष्य से भी अधिक मजबूत था। अगर किसी के पास इतनी शक्ति होती, तो वह निश्चित रूप से उनके बारे में जानता। तो वह वास्तव में कौन है? लेकिन अब कोई भी उसकी जिंदगी नहीं बदल सकता। यह पूरी तरह से निरर्थक लग रहा था। बस मुझे मार दो। फिर भी पिएत्रो ने उसे एक मूर्ख समझा। क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि यामादा गुमी कबीला भटकते हुए भूत ब्लेड पर हमला क्यों करेगा? वह पूरा मामला शुरू से अंत तक ग्लोरी की दुष्ट योजना थी। यह सुनकर कागेयो की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम क्या मतलब रखते हो?
10 साल पहले ग्लोरी के नए बॉस ने पुराने 12 शिष्यों को बदलने के लिए उम्मीदवारों की तलाश शुरू की। उनमें से सबसे उल्लेखनीय भटकते हुए भूत ब्लेड था, जिसने जापान पर 1000 वर्षों तक राज किया। वह कबीले की ओर आकर्षित हुआ और इसे नियंत्रित करना चाहता था। हालांकि गर्वित और शक्तिशाली कबीले के नेता को ललचाया नहीं गया और उसने उसकी असंगत मांगों को अस्वीकार कर दिया। कोई जो ग्लोरी के साम्राज्य की स्थापना करने का लक्ष्य रखता था, उसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए भटकते हुए भूत ब्लेड को छोड़ने के बाद वह सीधे यामादा गुमी कबीले के नेता के निवास पर गया। यामागुची कबीले का उपयोग करके भटकते हुए भूत ब्लेड को नष्ट करने के लिए, क्या तुम सोचते हो कि तुम दोनों तब बस बच्चे थे, उस नरसंहार से इतनी आसानी से बच सकते थे? बाद में जैसा कि उसने भविष्यवाणी की थी, तुमने यामागुची कबीले के सभी सदस्यों का वध कर दिया। तुम्हारी जीवन का उद्देश्य खो गया। उसने प्रस्तावित किया कि तुम ग्लोरी के शिष्य बन जाओ। इसके परिणामस्वरूप उसने भटकते हुए भूत ब्लेड और विशैला तेंदुआ कबीले की रक्त रेखाओं पर नियंत्रण प्राप्त किया और तुम असली छाया बन गए। हालांकि यह सब बेहद क्रूर है, यह कठोर सत्य है। कागेओ इनमें से किसी पर भी विश्वास नहीं कर सका। वह पिएत्रो के विकृत शब्दों पर कैसे विश्वास कर सकता था? कागेओ की शंकाओं को देखते हुए पिएत्रो ने कहा, अगर तुम विश्वास नहीं करते तो अपने बॉस राफेल से क्यों नहीं पूछते? राफेल का नाम सुनकर कियो पूरी तरह से चौंक गया। राफेल वास्तव में उनके बॉस का कोड नाम था, जिसने उन्हें शिष्य की हाडल पहनाई थी। हालांकि उसने कभी खुद हाडल नहीं चाही। यह मानते हुए कि दुनिया में 2 सूरज नहीं हो सकते और वह केवल तलवार भूत की सेवा कर सकता है, राफेल ने उस पद पर तलवार भूत को नियुक्त किया था। इसलिए कागेओ अपने गुरु की सेवा जारी रख सका। इन सुरागों पर विचार करते हुए, अगर यह सब वास्तव में बॉस राफेल द्वारा ऑर्केस्ट्रेटेड किया गया था, तो जो युवा आदमी ने कहा वह सच हो सकता है। उसने और युका ने किस तरह की जिंदगी बिताई है? वर्षों से वह केवल युका को खुश देखना चाहता था। उसके पास रहना उसके लिए काफी था। लेकिन अगर उसने ग्लोरी के शिष्य के पद को स्वीकार कर लिया होता, Over the years he just wanted Yuka to be happy. Being by her side was enough for him, but if he had accepted the position of a Glory disciple और हमेशा युका के साथ नहीं रहने के बावजूद, क्या वह अभी भी खुशहाल जीवन जी रही थी? क्या वह अभी भी एक फूल की तरह सूरज की गर्मी का आनंद ले रही थी? राफेल, तुम सच में बेवकूफ हो। इतनी आसानी से किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। क्या तुम भावनात्मक रूप से चार्ज किए गए कागेओ का सामना नहीं कर रहे? पिएत्रो ने सलाह दी, यह सारा गुस्सा तुम्हें और अधिक दर्द देगा। यह सिर्फ तुम्हारी नरक के राजा से मुलाकात को तेज करेगा। पिएत्रो की भलाई को महसूस करते हुए कागेओ ने भी खुलासा किया, तुम्हारे दोस्त खतरे का सामना करने वाले हैं। हमने जो समुद्री डाकू भेजे थे, वे पहले से ही बोर्ड पर हैं। प्रत्येक के पास उन्नत आग्नेयास्त्र हैं। यह जहाज जल्द ही आग में एंगल्फ्ड हो जाएगा। बेहतर है कि तुम जल्दी करो और उन्हें बचाओ। इस बीच जहाज पहले से ही आग द्वारा निगल लिया जा रहा था। डाको ह्यंग और डाको जे ने लोगों को लाइफ बोट पर छोड़ने की व्यवस्था की। हालांकि एक अचानक ध्वनि ने उनके प्रयासों को बाधित कर दिया। जो लोग निकट आ रहे थे, वे सावधानी से चयनित सोमाली समुद्री डाकू थे। इन अच्छी तरह से सुसज्जित दुश्मनों का सामना करते हुए भाई बेबस थे। इसके अलावा बोर्ड पर एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था, चेयरमैन चोयुन चांग। केजे की चेतावनी के बावजूद पिएत्रो चिंतित नहीं लग रहा था, यह जानते हुए कि वहां एक शीर्ष हत्यारा पहरा दे रहा था, पूर्व शिष्य साइमन। दशकों पहले पिएत्रो ने साइमन से पूछा था, एक तलवारबाज के लिए सबसे घातक क्षण क्या है? यह तब होता है जब उनके हाथ कमजोर हो जाते हैं और वे तलवार को पकड़ने में असमर्थ होते हैं। यदि तुम अपने सबसे कुशल दाहिने हाथ को खो देते हो, तो तुम क्या करोगे? उसी शाम पिएत्रो ने सुना कि साइमन पूरी तरह से पागल हो गया है। वह पिछले कमरे में गया। वह दृश्य देखकर पूरी तरह से चौंक गया। साइमन ने वास्तव में अपना दाहिना हाथ तोड़ दिया था ताकि वह अपनी बाईं ओर से तलवारबाजी का प्रशिक्षण ले सके और अचानक परिस्थितियों के अनुकूल हो सके। पिएत्रो ने जल्दी से सवाल किया, तुम्हें अपने हाथ को तोड़ने की जरूरत क्यों थी? यदि यह वास्तव में नहीं टूटा होता, तो मैं कभी भी पूरी तरह से अनुकूलित नहीं कर पाता। शरीर की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से दाहिने हाथ को हिलाएगी,
जो मुझे कभी भी परिणाम नहीं देगा जो मैं चाहता था। एक दिन मैं केवल अपनी बाईं हाथ से घूमती तलवार को पूरा करूंगा। यहां तक कि चोयुन चांग भी इस दृश्य से चौंक गए। सामान्यतः शूटिंग के लिए एक उंगली को ट्रिगर खींचने की आवश्यकता होती है और एक तलवारबाज को ब्लेड को पकड़ने के लिए हाथों की आवश्यकता होती है, लेकिन साइमन ने इन मानदंडों को तोड़ दिया। उसके बाद सभी लोग ग्लोरी के दूसरे गढ़ से सुरक्षित रूप से निकल गए। भूत क्रूज पूरी तरह से डूब गया। 3348 कोरिया में द्वीपों की कुल संख्या। साइमन के छिपने के स्थान को एक दूरस्थ क्षेत्र में ढूंढना उनकी खुफिया क्षमताओं के बारे में बहुत कुछ कहता है। भूत जहाज पर हुआ घटना जल्द ही राफेल तक पहुंचेगी, जो तब तक निश्चित रूप से गुस्से में अपने दांत पीस रहा होगा। लेकिन चिंता मत करो राफेल, बस तुम इंतजार करो क्योंकि असली लड़ाई अभी शुरू हो रही है। जब वे जलेन के तहखाने में लौटते हैं तो साइमन राफेल की स्थिति से उलझन में है। ऑनर अस्पताल और भूत क्रूज, ये दो गढ़ उतने सीधे नहीं हैं जितने वे लगते हैं। जलेन परेशान है क्योंकि राफेल का असली लक्ष्य पिएत्रो को मारना है, जो शिष्यों का प्रतीकात्मक आंकड़ा है, जो ग्लोरी क्लब के लिए एक बड़ा खतरा है। पहले दिव्य कैथेड्रल के युग में 12 शिष्यों को पिता गैब्रियल द्वारा प्रशिक्षित किया गया था, न कि निर्दयी हत्यारों के रूप में, बल्कि विशेष बलों के रूप में युद्धों को शांत करने के लिए। जब दुनिया का दर्द और अराजकता शांत हो गई और शांति का आगमन हुआ, तो पिता ने 12 शिष्यों के विघटन और उनकी सामान्य जीवन में लौटने का आदेश दिया। लेकिन पिता के दत्तक पुत्र राफेल असंतुष्ट थे। उन्होंने पिता गैब्रियल को पाया, यह मानते हुए कि कंपनी बढ़ सकती है और यहां तक कि वैश्विक स्तर पर जा सकती है और 12 शिष्यों को विघटित नहीं होना चाहिए। पिता ने विश्वास किया कि शिष्य राफेल के भाई और बहन हैं, न कि उसके शीर्ष पर चढ़ने के लिए कदम। उन्होंने इसके लिए अपने सुंदर जीवन का बलिदान दिया। उन्होंने लाखों लोगों को बचाया, सभी भगवान के बच्चे। अब इस शांतिपूर्ण दुनिया को उनकी और आवश्यकता नहीं थी। इस तरह की प्रतिक्रिया का सामना करते हुए राफेल स्पष्ट रूप से इसे स्वीकार नहीं कर सका। उसने अपने गुस्से को मूर्तिकार पर निकाला, यह मानते हुए कि ग्लोरी को बढ़ने देना वास्तव में भगवान की इच्छा थी। इसके बाद उसने पिता गैब्रियल को मार डाला और सफलतापूर्वक ग्लोरी क्लब पर कब्जा कर लिया। सत्ता में आने के बाद राफेल ने तुरंत कार्रवाई की, ऑनर अनाथालय द्वारा संचित हलों को परिवर्तित करते हुए और इसे हत्यारों के संगठन ग्लोरी क्लब में बदल दिया। उसने फिर दुनिया भर से 12 युवा लोगों का चयन किया ताकि वृद्ध शिष्यों की जगह ले सकें। राफेल ने व्यवसाय का वैश्विक विस्तार करने की योजना बनाई, यहां तक कि वैश्विक नियंत्रण का लक्ष्य रखा। इसे प्राप्त करने के लिए उसे शिष्यों के आध्यात्मिक स्तंभ को मारना पड़ा, यहां तक कि पूरे उद्योग के स्तंभ को। पिएत्रो का उल्लेख करते हुए राफेल के लिए बुरा था। जाइवेन अपने दांत पीस रहा था, लेकिन जाइवेन को और अधिक गुस्सा दिलाने वाली बात यह थी कि पिएत्रो ने कीजियो को उनके गुप्त ठिकाने पर वापस लाया। लगातार बड़बड़ाते हुए जाइवेन को 2 शिष्यों ने सीधे बाहर ले जाया। हालांकि वह मर नहीं गया था, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल था। अब उसे अच्छी तरह से आराम करने की आवश्यकता थी। अचानक कमरे में एक तेज धमाका गूंज उठा। जियालिन यह समझ नहीं सका कि वह इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकता है जब उसने इतना खून खो दिया। जब उन्होंने दरवाजा खोलकर जांच की, तो जियो बहुत पहले ही गायब हो चुका था। उसके जल्दी उठने का कोई मतलब नहीं था। आखिरकार रक्तस्राव रोकने के लिए दिए गए सभी ट्रैंक्विलाइजर्स। उसे वहां जाना चाहिए था, केवल वहीं। इस बीच ग्लोरी क्लब के विशाल बैठक कक्ष में भूत जहाज डूब गया। मुझे लगता है कि पिएत्रो ने इसे किया होगा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं है। वह पहले खुद को दिखाता था। मेरे शिष्यों, तुम क्या सोचते हो कि हमें क्या करना चाहिए? क्या यह संभव है कि तलवार भूत? ओह नहीं, क्या मुझे कहना चाहिए कागेयो हार गया? क्या पिएत्रो वास्तव में इतना शक्तिशाली है? यह बूढ़ा आदमी सच में दिलचस्प है। यह दिलचस्प है कि एक मरते हुए आदमी इतना सक्षम हो सकता है। क्या तुम डर गए? केवल अपनी आनुवंशिकी पर भरोसा मत करो, अपने शरीर को मजबूत करने की कोशिश करो पहले। चुप रहो अगर तुम बर्बरता से फाड़े जाने नहीं चाहते। तुम मांसहीन मगल। क्या लोग केवल बात करके मजबूत हो सकते हैं?
अब तुम दोनों अपने सिर में एक छेद खोद रहे हो, तुम्हें थोड़ी देर के लिए चुप रखेगा। ठीक है, चूंकि हम सभी ने एक दूसरे का अभिवादन किया है, चलो बात करें। मेरे शिष्यों, तुम सभी दुनिया में शीर्ष श्रेणी के व्यक्ति हो, लेकिन तुम एक बूढ़े आदमी को पकड़ क्यों नहीं सकते? तभी प्रदर्शनी हॉल के दरवाजे जोर से उड़ गए। यह एक दिलचस्प दस्तक है। कागेयामा, तुम अभी भी जीवित हो। यह शानदार है। मैंने युका के बारे में खबर सुनी है। यह बहुत दुख की बात है, लेकिन केजे, मुझे जल्दी से पिएत्रो के बारे में बताओ। हालांकि केजे ने प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन राफेल पर गुस्से में चिल्लाया। उसने पूछा कि क्या वह घटना वास्तव में सच थी। केजे की पूछताछ का सामना करते हुए राफेल पूरी तरह से क्लूलेस था कि क्या हुआ। जियो ने भटकते हुए भूत ब्लेड के विनाश के पीछे के कारण के बारे में पूछा। यह सब तुम्हारे कारण हुआ, तुम्हें पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर तुमने शुरुआत से ही शिष्य की स्थिति स्वीकार की होती। ऐसा कुछ नहीं होता। केजे गुस्से में था और अब वह अपने गुस्से को और दबा नहीं सकता था। अब से हॉल में सभी शिष्य एक एक करके बाहर निकलें। जो भी यहां 10 सेकंड बाद रहेगा उसे मरना होगा। केजे, क्या तुम जानते हो कि क्या हो रहा है? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा लगता नहीं कि कोई जाने का सोच रहा है। ठीक है, आज तुम सभी दूसरे शिष्यों के हमले का सामना करते हुए मर जाओगे। केजे अभिभूत था, खासकर क्योंकि वह अभी भी पिएत्रो के साथ हुई लड़ाई में लगी चोटों से ठीक नहीं हुआ था। हालांकि एक चश्माधारी व्यक्ति ने आसानी से 2 लोगों को रोका। कागेओ बहुत अधिक रक्त हानि के कारण थका हुआ था। अब इतने सारे शिष्यों का सामना करने में असमर्थ, युका की प्रतिशोध अभी तक अधूरी थी और अब वह केवल पीछे हटकर फिर से संगठित होने और आगे की योजना बनाने के लिए मजबूर था। यह आदमी बस अभिवादन करता है और चला जाता है। क्या हमें उसका पीछा करना चाहिए और उसे मार डालना चाहिए? उसे जाने दो। उसकी उम्र में वह अभी भी एक बच्चे की तरह गुस्सा है। मुझे विश्वास है कि हम जल्द ही उससे मिलेंगे। हालांकि अब हम एक चीज पर यकीन कर सकते हैं, केजियो और पिएत्रो का कोई संपर्क नहीं था। तो पिएत्रो को तलवार भूत के मामलों और घटनाओं के सभी विवरणों के बारे में कैसे पता चला? अटकलों के अनुसार उसके मदद के लिए एक बड़ा व्यक्ति होना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे कोई भूत क्रूज के यात्री सूची में था। नाम चोई यून चांग नहीं आया, लेकिन किसी ने कहा कि उन्होंने डायहा समूह के बॉस को जहाज पर देखा। वह इस अप्रासंगिक जहाज पर क्यों चढ़ा? उसने मुझे बताया कि वह एक व्यापार यात्रा पर जा रहा है। या क्या वह वही था जिसने पिएत्रो की मदद की? छोड़ दो, हमें उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मुझे वैसे भी एक शस्त्रागार की जरूरत है और मैं इसे बदल सकता हूं। क्या तुम ऐसा कर सकते हो, शिष्य योहान? अगले दिन एक वीडियो जो एक उच्च संख्या में दर्शकों के साथ था, रहस्यमय तरीके से ऑनलाइन आया। डायहा समूह की इमारत पर 7 अंग्रेजी अक्षर दिखाई दिए। अलोपीड, पिएत्रो और अन्य भी इस वीडियो को देख रहे थे। जालेन ने कहा कि ऐसा पागल व्यवहार केवल ग्लोरी के एस रैंक किलर शिष्य योहान का काम हो सकता है। उसने पूर्व शिष्य योहान, जिसे अलोपीड के नाम से भी जाना जाता है, को मार डाला। वह हमेशा हर हत्या से पहले अपना नाम छोड़ देता है, जो पीड़ितों के लिए उनके अंतिम क्षणों के डर का एक अतिरिक्त स्तर जोड़ता है। एक बार एक राजकुमार था एक निश्चित देश से जिसने अपने रक्त लाल हस्ताक्षर को प्राप्त किया, जिससे विशेष बलों द्वारा राजकुमार की तत्काल सुरक्षा सुनिश्चित की गई। इस बीच पूर्व शिष्य योहान ने भी इस ऑपरेशन में भाग लिया। 59 वर्ष की उम्र में 359 हत्या मिशनों में भाग लेने का रिकॉर्ड रखते हुए 100% सफलता दर बनाए रखते हुए उसने राजकुमार को आश्वासन दिया कि ऑपरेशन जल्दी समाप्त हो जाएगा। तुरंत अलोपीड उसके पास था, फिर भी इस चाल ने अलोपीड को घायल नहीं किया। जोहान ने पाया कि उस सैन्य वर्दी के नीचे का आभा अन्य लोगों से अलग था। अलोपीड ने मूल दस्ते के सदस्यों को मार डाला और राजकुमार के पास खुद को छिपा लिया और सही क्षण का इंतजार कर रहा था। फैक्ट्री में अचानक लाइटें चली गईं। विभिन्न दर्दनाक चीखों के साथ अपनी आपात स्थिति में जोहान ने एक गोली चलाई और हल्की रोशनी के साथ एक रात दृष्टि चश्मा पाया। कोई ऐसा व्यक्ति जो अच्छी तरह से प्रशिक्षित और युद्ध के लिए तैयार था। यह केवल एक अस्थायी संकट था। यह सब नियमित था। फिर जोहान ने तुरंत अपने जूते उतार दिए क्योंकि इस अंधेरे स्थान में ध्वनि ही जानकारी का एकमात्र स्रोत था। उसने ऐसा किया ताकि दुश्मन उसकी स्थिति को सही ढंग से पहचान न सके। हालांकि जब उसने रात दृष्टि चश्मा का उपयोग किया तो वह पूरी तरह से चौंक गया। अंधेरे फैक्ट्री में अचानक पूर्ण चुप्पी थी, यहां तक कि पहले से पता की गई संवेदना भी गायब हो गई थी, यहां तक कि रात दृष्टि चश्मा के साथ भी।
वह किसी मानव उपस्थिति का पता नहीं लगा सका। इसके बाद उसने एक अजीब दृश्य देखा। एक छोटी तलवार इनएक्सप्लिकेबली हवा में तैर रही थी। हैंडल से कुछ गर्मी निकल रही थी। सामान्यतः अगर यह एक जैविक जीवन रूप होता तो थर्मल इमेजिंग निश्चित रूप से इसे पकड़ लेती। हालांकि जोहान, जिसने लगभग 60 वर्ष जिए हैं, ने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा। नजदीक आ रहे व्यक्ति को नहीं देख पाने के कारण उसे ऐसा लगा जैसे वह गर्म तवे पर एक चींटी की तरह है, अपने रास्ते को नहीं खोज पा रहा। हालांकि व्यक्ति उसके ठीक पास था, उसने कुछ भी महसूस नहीं किया। साइमन इसे समझ नहीं सका। उसने तर्क किया कि अगर कोई त्वचा उजागर होती तो निश्चित रूप से थर्मल इमेजिंग द्वारा पता लगाया जाता। एक कुशल व्यक्ति जैसे जोहान को इतनी आसानी से कैसे मारा जा सकता है? हालांकि पिएत्रो गहरे चिंतित था, क्योंकि असली डर इस बात में नहीं था कि क्या प्रतिकूलता रात दृष्टि चश्मा द्वारा पकड़ी जा सकती है। यह था कि उसने जो भी भविष्यवाणियां की थीं, वे सच हो गई थीं। अब डायहा समूह की इमारत पर उसका नाम भी छोड़ा गया था। हालांकि विशिष्ट समय स्पष्ट नहीं था। अलोपीड निश्चित रूप से उसकी भविष्यवाणी का पालन करेगा। चोई योंग चांग की हत्या के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। तुरंत साइमन ने जल्दी से जाइविन को एक हैकर से संपर्क करने के लिए भेजा। हालांकि जब उन्होंने ऑपरेशन किया तो साइमन पूरी तरह से चकित था। अदृश्य जाइविन अप्रत्याशित रूप से कीबोर्ड पर टाइप करने में कुशल था। क्या तुम सच में अंधे हो या सिर्फ नाटक कर रहे हो? जाइविन ने फिर समझाया कि उसने हमेशा एक विशेष जोड़ी हेडफोन पहनी हुई थी जो स्क्रीन पर सभी जानकारी पढ़ सकती थी और इसे ध्वनि के माध्यम से उसके कानों में संप्रेषित कर सकती थी। हालांकि वह अंधा था, उसकी अन्य इंद्रियां असाधारण रूप से विकसित थीं। तभी पिएत्रो गंभीर हो गया, क्योंकि इस बिंदु पर राफेल निश्चित रूप से चीजों को जाने नहीं देगा। यहां तक कि पूर्व शिष्य भी खतरे में पड़ सकते हैं, क्योंकि वे उन्हें खोजने और फिर उन्हें समाप्त करने के लिए सब कुछ करने की कोशिश करेंगे। इसलिए साइमन को कार्रवाई करनी चाहिए। हमें उन्हें खोजने की जरूरत है, इससे पहले कि हमारे किसी भाई बहन को चोट लगे, और उन्हें सतर्क रहने की याद दिलाएं। इसके बाद जियाविन और पिएत्रो ने साइमन को सोल स्टेशन भेजा। हालांकि साइमन पिएत्रो की सुरक्षा के बारे में चिंतित था, क्योंकि उसकी अत्यधिक ध्यान आकर्षित करने वाली पहचान थी। वे वहां एक साथ कार्य नहीं कर सकते थे। वहां से साइमन ने पुराने शिष्यों को खोजने की यात्रा शुरू की। इस बीच जाइविन और पिएत्रो ने देरी करने की हिम्मत नहीं की। चोई युनचांग के पास पहुंचते समय, इस समय चोई युनचांग पसीने से तरबतर था, न तो खा सकता था और न सो सकता था। पिएत्रो ने संक्षेप में जाइविन को स्थिति से परिचित कराया। जाइविन के मन में एक सवाल था, तुमने ग्लोरी के किम सुंगू को क्यों चुना? तार्किक रूप से तुम किसी अधिक सक्षम व्यक्ति को खोज सकते थे। चोई युनचांग ने समझाया कि हालांकि किम सुंगू का ग्लोरी से संबंध था, उसका रुख ग्लोरी के पूरी तरह से विपरीत था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ग्लोरी के वर्तमान बॉस राफेल को पिता गैब्रियल से गहरे संबंध रखने वाले लोगों से नफरत थी। यह संघर्ष अवश्य आएगा, और राफेल का लक्ष्य डायहा समूह पर नियंत्रण पाना था। चोई युनचांग की सेहत ठीक नहीं हुई थी, इसलिए उसने अपने सचिव को व्यवस्था करने के लिए कहा। सचिव, जिसने अलोपीड की उपलब्धियों के बारे में कुछ सुना था, जानता था कि उसकी हत्या की क्षमताएं दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती है। न केवल कभी असफल नहीं होते, बल्कि अपने क्रूर तरीकों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा उसने किम सुंगू के साथ सहयोग करने के लिए कुछ लोगों की व्यवस्था की। उन्होंने यूरोप की सबसे प्रसिद्ध सुरक्षा टीम एस्कुडो को लाया। उन्होंने खुद को यूरोप का सबसे कठिन ढाल बताया, जहां एक मच्छर भी अंदर आने की कोशिश करता तो उसे 2 बार मारा जाता। यह शायद उनकी सबसे अच्छी टीम थी जिसे वे पा सके, और उनका नेतृत्व कर रहा था कप्तान कोस्टा। कोस्टा को अपनी ठोस रणनीतियों के लिए जाना जाता था, और उसने पिएत्रो के लिए एक उपहार भी लाया था। पिएत्रो ने इसे आराम से स्वीकार कर लिया। इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस एक चेयरमैन का बॉडीगार्ड हूं, थोड़ा आराम करो। हालांकि कोस्टा उस युवा आदमी के बारे में आशावादी नहीं था। बस पीछे मत हटना, एक स्कुडो। इस बीच सुरक्षा के नियंत्रण केंद्र में दया ग्रुप के जेविन और अलेक्जेंडर माइकिंग भी निगरानी पर करीबी नजर रख रहे थे। पूरे भवन में सैकड़ों लोग गश्त कर रहे थे, यहां तक कि एक मक्खी भी अंदर नहीं आ सकती थी। वहां 100 से अधिक कैमरे थे जिनमें कोई भी अंधा स्थान नहीं था। फिर भी इसके बावजूद यूरोपीय खुफिया अधिकारियों को एयर कंडीशन्ड कमरे में 16 डिग्री पर भी बहुत पसीना आ रहा था। एलोपेसिया का दबाव उन्हें बेचैन कर रहा था। इसके विपरीत एस्कुडो की टीम बी के कप्तान मार्को नियंत्रण केंद्र में शांत और उत्साही थे। उन्होंने कहा, हम सबसे मजबूत ढाल हैं, एस्कुडो सबसे मजबूत है।
घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उन्हें अपने अधीनस्थों से सूचना मिली कि प्रस्थान का समय हो गया है, इसलिए वह सुरक्षा नियंत्रण केंद्र से गाते और नाचते हुए निकल गए। जबकि वह क्या करने जा रहे थे, इसकी विशेषताएं अभी भी स्पष्ट नहीं थीं। दूसरी ओर पिएत्रो ने कोस्टा का अनुसरण किया, जैसे उन्होंने भवन के हर कोने की विधिपूर्वक जांच की। कोस्टा ने उसे बताया कि सुरक्षा कार्य की कुंजी अनुभव में है। उन्होंने कहा कि वह अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचने का कारण अपने हजारों ऑपरेशनों के अनुभव के कारण था, जो कि युवा लोगों जैसे पिएत्रो के लिए अभी तक पहुंचना बाकी है। पिएत्रो ने सहमति जताई, यह मानते हुए कि अनुभव वास्तव में महत्वपूर्ण है। वह और पूरी टीम सभी तुच्छ विवरणों को कड़ाई से नियंत्रित कर रहे थे ताकि भवन की सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत अच्छी तरह से प्रबंधित हो सके। किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश का कोई निशान नहीं था। एक अलग दृष्टिकोण से सोचते हुए, अगर आप एलोपीड होते तो आप भवन में कहां से प्रवेश करते? अचानक भवन का अलार्म बज उठा और कोस्टा ने तुरंत कार्रवाई के लिए कर्मियों को व्यवस्थित किया। पिएत्रो ने मूल रूप से अलार्म के स्थान पर तुरंत जाने की योजना बनाई थी, लेकिन कोस्टा द्वारा अपनी घड़ी देखने की क्रिया ने उसका ध्यान खींचा। हालांकि समय देखना कोई समस्या नहीं थी, पिएत्रो को कुछ गलत लग रहा था। जल्द ही सुरक्षाकर्मी अलार्म के स्थान पर पहुंचे और भयभीत चेहरे प्रकट किए। गलियारे में कोई मृत था। पीड़ित की पहचान अस्थायी रूप से करना असंभव था क्योंकि उसका सिर काट दिया गया था। गोलीबारी की आवाज के बावजूद कोई गोली के घाव नहीं थे। पीड़ित इनएक्सप्लिकेबली सिर काटा गया था। एक कार्य बैज के माध्यम से पहचान ने पुष्टि की कि मृतक मार्को था, सुरक्षा टीम बी का प्रमुख। तुरंत पूरा भवन अराजकता में डूब गया। तार्किक रूप से पूरा भवन लॉकडाउन में था और न तो एक मक्खी भी प्रवेश कर सकती थी, तो एलोपीड ने हत्या कैसे की? एक अलग कोण से एलोपीड ने चो यून चांग को मारने की अपनी मंशा सार्वजनिक रूप से घोषित की थी, जिससे यह असंभव हो गया कि वह इतनी कड़ी सुरक्षा वाले भवन में प्रवेश करे। इसके अलावा उसने कल भवन पर अपना हस्ताक्षर छोड़ दिया था, स्पष्ट रूप से अंदर की अभेद्य सुरक्षा उपायों से अवगत था। इसलिए एकमात्र व्याख्या यह थी कि एलोपीड पहले से ही भवन में घुसपैठ कर चुका था। उसने भवन के स्टाफ के एक सदस्य के रूप में डिस्गाइज किया था, जिसका मतलब था कि एलोपीड हमारे बीच है। उस क्षण में सभी के फोन ने वही वीडियो प्राप्त किया। वीडियो में गलियारे का निगरानी फुटेज दिखाया गया और वीडियो में सुरक्षा टीम बी के प्रमुख मार्को दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। उन्हें एक जोड़ी हाथों द्वारा छायाओं में खींच लिया गया और धीरे धीरे गायब हो गए। थोड़ी देर बाद एक आकृति प्रकट हुई जो एक गोलाकार वस्तु पकड़े हुए थी। यह दृश्य देखकर पिएत्रो वास्तव में आश्चर्यचकित था। यह व्यक्ति अन्य शिष्यों की तुलना में अधिक आत्मविश्वासी दिखाई दे रहा था और उसकी योजना बारीकी से और बिना किसी दोष के थी। व्यक्ति ने अपने हाथ में वस्तु को धीरे धीरे उठाया और यह मार्को का सिर निकला। चेहरे पर एक श्रृंखला में अंग्रेजी शब्द लिखे थे, कोई भी यहां से जीवित नहीं जाएगा। देखते हैं कौन जीतता है, बूढ़े आदमी।